काफी इंपोर्टेंट न्यूज है, थोड़ा सा डिटेल में मैं इसको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, तो अच्छे से सुनिएगा और क्वेश्चन बनने के चांसेस भी बन जाते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन से। बात की जा रही है यहां पर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसको बोलते हैं एपीजीसी। इसका फुल फॉर्म क्या है? एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि जब जो गलत तरीके से कमाई गई पैसे को उसको सही तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि एक तरीके से अगर ब्लैक मनी कमाई गई है फिर उसको किसी ऐसे सिस्टम में लगा देना जहां पर वो व्हाइट बन जाए। तो एक तरीके से वो नहीं कहते कपड़े को लॉन्ड्री में दे दो धुलने के लिए, तो लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। तो उसी तरीके से इसका नाम रखा गया कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर देगा ये। तो ये इस तरीके से यहां पर जो एशिया पैसिफिक जो ग्रुप है इसके द्वारा अभी यहां पर पाकिस्तान को इनहेंस फॉलो अप लिस्ट में डाल दिया गया है। मतलब क्या इसका मतलब यहां पर यह कि अब तक जो है पाकिस्तान जो है उसकी हरकतें जो थी यहां पर टेररिस्ट को पैसा देता था, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग के भी मामले में काफी आगे पाया जाता था, तो इसको ग्रे लिस्ट में डाला गया था। अब ग्रे लिस्ट से इसको ब्लैक लिस्ट में डालने की बात की जा रही थी, पर लेकिन पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में नहीं पहुंचा क्योंकि यह लग रहा है यहां पर इस ग्रुप को कि पाकिस्तान कुछ अच्छा काम कर रहा है, यानी कि टेररिस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और इस एरिया में कुछ ना कुछ काम कर रहा है, तो उसको इनहेंस फॉलो अप लिस्ट में डाल दिया गया, जिससे यहां पर अब थोड़ा सा और उसकी पॉजिटिव साइड यहां पर देखने को मिल रही है। जो पाकिस्तान ने हालांकि काफी अल्प इसने एक तरीके से प्रगति की है, यानी कि मीगर प्रोग्रेस की है, ज्यादा नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रोग्रेस इसने की ली है, ठीक है, तो काफी कम प्रोग्रेस इसके द्वारा यहां पर की गई है। तो इसके चलते यहां पर जो कम प्रोग्रेस की है फिर भी इसको एक तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है। किसके द्वारा? एशिया पैसिफिक जो ग्रुप है यहां पर इसके द्वारा, ठीक है। तो एशिया पैसिफिक ग्रुप जो है ये ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, ये किसके अंडर आता है? नॉर्मली किससे एफिलिएटेड है? ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसको बोलते हैं एफएटीएफ। तो थोड़ा सा एफएटीएफ के बारे में पहले आप लोगों को बताता हूं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ये काम करती है मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, पहले काम करती थी, पर लेकिन आज के डेट में टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी इसके अंदर ऐड हो गई है, यानी कि ब्लैक मनी तो यूज करनी नहीं है, और टेररिस्ट को फाइनेंसिंग करता भी अगर कोई बात जाता है। टेररिस्ट फाइनेंसिंग मतलब क्या है? पुलवामा अटैक हमारी कंट्री में किया गया, किसी ने गाड़ी दी होगी उसको, किसी ने उसको जो हथियार दिए होंगे, बॉम्ब ब्लास्ट करने का मटेरियल दिया होगा, तो वो टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए फाइनेंस किया गया, पैसा किया गया, उसको टेररिस्ट फाइनेंसिंग आप लोग बोलते हैं। तो 1989 का जो इनिशिएटिव था G7 कंट्रीज के द्वारा, तो टेररिस्ट फाइनेंसिंग को ध्यान में रखते हुए उसको आगे लाया गया, तो इसके चलते कमबैक टू मनी लॉन्ड्रिंग की भी बात यहां पर की गई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग इसके बारे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो 1989 में ये ग्रुप बनाया गया था लगभग 30 साल पहले, और जो कंट्री थी यहां पर वो थी G7 कंट्री। हालांकि ये पहले G8 कंट्री थी, अब इसमें से रसिया बाहर निकल गया तो ये G7 हो गई। हालांकि उससे पहले भी ये G7 ही थी, फिर रसिया जुड़ा था, फिर बाहर निकल गया। अच्छा, रसिया जो बाहर निकला है वो किस पर्टिकुलर मुद्दे पर निकला है? आप लोगों को याद होगा, कई बार पढ़ा चुका हूं, क्रीमिया वाले मुद्दे पर बाहर निकला है, ठीक है। तो क्रीमिया जो आप लोगों ने मैप में देखा भी होगा, देखिएगा उसको जाकर, आप लोगों का जो होमवर्क है ये यही है, क्रीमिया को मैप में देखेगा और कौन सा सी है यहां पर जहां पर क्रीमिया देखने को मिलता है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, वो न्यूज में भी रहता है कई बार। तो उसके चलते रसिया बाहर निकल गया, तो G7 कंट्री हो गया। अब इसके द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग ये यहां पर पिक्चर में देखने को मिल रही है। पास्ट में मैंने ये भी क्वेश्चन देखा इसके बारे में, ये बोला जाता है कि जो यहां पर FATF है, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है यहां पर, इसको ये बोला जाता है कि ये पहले से ही यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए काम करता है। तो ये बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन हो गया अगर आप लोगों से कोई बोले कि हमारे संविधान में स्टार्टिंग से ही पंचायती राज सिस्टम है, नहीं, स्टार्टिंग से नहीं है, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर पंचायती राज सिस्टम को ऐड किया गया था 1992 में। तो ये स्टार्टिंग से थोड़ी ना है, ओरिजिनल संविधान में थोड़ी ना था, तो इसलिए ओरिजिनली ओनली यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग थी ओनली, बाद में यहां पर टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। तो म्यूचुअल जो इवैल्यूएशन इनके द्वारा किया जाता है मेंबर्स के द्वारा, उसके बाद में डिसीजन लिया जाते हैं। टोटल मिलाकर 39 मेंबर है, और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इसकी इंग्लिश और फ्रेंच है। और जिंग मिंग ल्यू चाइनीज जो लीडर है आज के में इसके प्रेसिडेंट है, फ्रांस पेरिस में इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को बताता हूं यहां पर। जैसे आप लोग यूनाइटेड नेशन के बारे में जानते हैं, यूएन बोलते हैं, यूएन में टोटल मिलाकर 193 मेंबर हैं। तो वहां पर 5 मेंबर ऐसे जिनके पास में वीटो पावर है। वीटो पावर मतलब अगर इन 5 में से एक ने भी बोल दिया कि ये काम नहीं होगा तो वो काम नहीं होगा। तो 5 मेंबर कौन से हैं? ये 5 मेंबर भी आप लोग याद रखिएगा। 5 मेंबर है यूएसए, रसिया, चाइना, इसी के साथ में फ्रांस, और नेक्स्ट कौन हो गया? ये हो गया यूके, ठीक है। तो ये 5 कंट्री आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी, तो जिनके पास में वीटो पावर है। तो तब से यहां पर इस वीटो पावर को बोलता जाता है, इसको थोड़ा डाइल्यूट करो, इन 5 के हाथ में पावर रहती है ओनली। तो यहां पर भी कुछ ऐसे ही फंड है, अगर जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के 3 मेंबर बोल दे कि हाँ ये काम नहीं होना है, कोई भी 3 मेंबर, तो फिर वो काम नहीं होगा। यानी कि अगर बात करें यहां पर, पहले से ये बोला गया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा कई बार कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, पर लेकिन चाइना जो है वो इसको ब्लैक लिस्ट में नहीं आने दे रहा। तो आप बोलेंगे सर आपने तो बोला अभी 3 मेंबर होने चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही है। चाइना जो है तुर्की और मलेशिया को भी अपने साथ में ले लेता है और बोलता है कि पाकिस्तान के मुद्दे पर तुमको हमको सपोर्ट करना है। तो तुर्की, मलेशिया और चाइना 3 कंट्री मिलकर यहां पर बार बार पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में जाने से रोकती है, वरना इसके अलावा सारी कंट्री चाहती है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाए। तो ये रीजन है यहां पर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में नहीं जाता है।
एपीजीसी जो है इसका जो आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, लोकेटेड जो सेक्रेटरीट है बेसिकली वो सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने की काम किया जाता है। तो पाकिस्तान अभी चाइना के बूते पर कूद रहा है, तो देखते हैं कब तक बच पाता है। उन्हीं कहते हैं कि एक डायलॉग बोला था कुछ ऐसा कि बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी, किसी ना किसी दिन तो बेचारा बकरा कटेगा ही, ठीक है। तो काइंड ऑफ यही है कि पाकिस्तान का कब तक यहां पर सपोर्ट करता है चाइना। एक टाइम ऐसा आएगा अगर पाकिस्तान ने हरकतें नहीं रोकी तो इनडायरेक्ट वे में चाइना की बेइज्जती होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक पूरी न्यूज है जो काफी इंपॉर्टेंट है और कई सारी एंगल मैंने आप लोगों को यहां पर बता भी दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है ये हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में बात की जा रही है। बांग्लादेश में अब तक यहां पर कैपिटल पनिशमेंट नहीं था, वहां पर एक तरीके से जो अगर कोई रेप करता है तो उसको लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट दिया जाता था, यानी कि पूरी जिंदगी उसको जेल में रखना है, फांसी की सजा नहीं थी। पर रिसेंटली अभी यहां पर नोखाली वाला रीजन है, यहां पर एक वुमेन का रेप किया गया। ये काफी लार्ज स्केल पर बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट देखने को मिला। तो यहां पर बांग्लादेश के कैबिनेट के द्वारा अभी डेथ पेनल्टी जो हाईएस्ट पनिशमेंट है रेप के लिए वो यहां पर डाल दिया गया है, यानी कि अब डेथ पेनल्टी यहां पर देखने को मिलेगी। तो यहां पर जो डिसीजन है ये प्रिवेंशन ऑफ वुमेन एंड द चिल्ड्रंस जो यहां पर रिप्रेशन एक्ट 2000 है उसमें अमेंडमेंट करके कैबिनेट के द्वारा जो कि यहां पर चेयर की गई प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के द्वारा ऑर्डिनेंस में यहां पर डेथ पेनल्टी अब डाल दिया गया है, ठीक है। तो डेथ पेनल्टी जो है यहां पर अगर ये इस तरीके से होता है तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं आप लोग देखते हैं एक और कंट्री यहां पर इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, वरना ऑल ओवर वर्ल्ड में ये मुहिम चल रही है कि डेथ पेनल्टी यहां पर नहीं होनी चाहिए, लाइफ इंप्रिजनमेंट फाइनल एक तरीके से सजा होनी चाहिए, कभी भी डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे कई बार कई सारी बातें बोली जाती हैं कि डेथ पेनल्टी से लगता है कि चीजें सुधरेंगी, तो अब तक नहीं सुधरी, आगे कैसे सुधरेगी, तो कई सारी ऐसी बातों को बोलकर ध्यान में रखा जाता है। बांग्लादेश हमारी कंट्री का एक ऐसा पार्ट था जो पहले हमारी कंट्री का पार्ट हुआ करता था। आज के टाइम में बांग्लादेश जो है वो हमारी कंट्री के कितने राज्य टच करता है, वीडियो कहीं पोस्ट कर नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग बता सकते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूं, यहां पर वेस्ट बंगाल टच करता है, आसाम टच करता है, मेघालय, 3 राज्य हो गए, ठीक है। इसी के साथ में त्रिपुरा और मिजोरम, तो टोटल मिलाकर 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश की बाउंड्री को टच करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कितने राज्य टच करते हैं हमारी कंट्री के। दूसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट वो ये है कि बांग्लादेश जो है वो हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा जो बाउंड्री टच करता है हमारी कंट्री में, वो बांग्लादेश टच करता है हमारी कंट्री की इंटरनेशनल बाउंड्री को। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखेगा जो डायरेक्टली आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये बांग्लादेश के बारे में न्यूज थी। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है ये आ रही है ट्राइबल कम्युनिटी की साइड से। ट्राइबल जिसको आप लोग हिंदी में आदिवासी बोलते हैं, आदिवासी जंगल में रहते हैं, वहीं पे खाते पीते हैं, वहीं पर अपनी लाइफ को निर्वाह करते हैं। आप लोग ये सोचिए इनका जो लाइफ रहती है वो किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, यानी कि फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। वहीं से उनका खाना पीना होता है और वहीं से वो प्रोडक्ट निकाल के लेकर आते हैं, फल फ्रूट शहद वगैरह, फिर मार्केट में उसको ले जाकर बेचते हैं और वहां से उसका अपना कुछ सामान खरीदते हैं जो इनको जरूरत का है। वरना कुछ तो ऐसे हैं कि कंप्लीटली बाहर ही नहीं निकलते हैं। जैसे जारवार ट्राइब के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, अंडमान निकोबार वाले एरिया में पाई जाती है, तो रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में थी, तो एक अलग मुद्दा यहां पर हो जाता है। तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया TRIFED, ये जो TRIFED है ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंडर में आती है और कोलैबोरेट किया गया इसके द्वारा छत्तीसगढ़, जो कि खासकर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, माइनर फॉरेस्ट जैसे शहद वगैरह, लकड़ी वगैरह, फल फ्रूट्स वगैरह। तो इसके साथ में जो फेडरेशन, जो माइनर प्रोड्यूस फेडरेशन है छत्तीसगढ़ की, IIT कानपुर के साथ में मिलकर ये टेक फॉर ट्राइबल का इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया इनके द्वारा, यानी कि ट्राइबल को भी टेक्नोलॉजी के साथ में स्किल करेंगे यहां पर एक तरीके से। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होने वाला है यहां पर वो समझिए आप लोग। एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट स्किल यहां पर इनमें डेवलप की जाएगी, सॉफ्ट स्किल, IT से रिलेटेड चीजें, बिजनेस एक तरीके से बिजनेस डेवलपमेंट का काम करेंगे थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है। इसी के साथ में वन धन केंद्र आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे, जिसको VDVKS आप लोग बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं TRIFED, ठीक है। ये जो है यहां पर ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जो यहां पर ये पर्टिकुलर जो मिनिस्ट्री ऑफ जो ट्राइबल अफेयर के अंडर में आती है, ये काफी सारे काम करती है कई सारे इंस्टीट्यूशन के साथ में मिलकर, जैसे IIT कानपुर हो गया, आर्ट ऑफ लिविंग हो गया, बेंगलुरु बेस यहाँ पर विवेकानंद केंद्र हो गया, तमिलनाडु, अलग अलग राज्य के साथ में भी और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ में भी मिलकर काम करती है। रीजन क्या है, ऐसा तो है नहीं कि ट्राइबल कम्युनिटी ओनली बस एक पर्टिकुलर एरिया में है, तो हमारी कंट्री में अलग अलग एरिया में आप लोगों को आदिवासी लोग देखने को मिल जाते हैं, तो उनके साथ में मिलकर इनके द्वारा काम किया जाता है, ठीक है। तो इंपोर्टेंट एक न्यूज थी जो कि आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन, ट्राइबल कम्युनिटी होगी, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया हो गया, बच्चे हो गए, महिला होगी, एक बड़े फेवरेट एरिया होते हैं एग्जामिनर के, जिनसे बड़ी जल्दी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा अभी रिसेंटली काफी इंपोर्टेंट स्टेप उठाया गया, जो कि एक अप्रिशिएट करने लायक स्टेप है। यहां पर क्या काम किया गया, यहां पर जो गांव में आज के में जो घर होते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा किसी के नाम नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो घर नाम नहीं होते हैं, फिर मान लीजिए किसी घर में मान लीजिए एक पेरेंट्स हैं, ठीक है, उसके 2 बच्चे हैं,
ठीक है, दोनों लड़के हैं। और उस घर में जब ये होता है, माँ बाप जो बुजुर्ग होते हैं वो बाद में क्या होता है पता नहीं घर जो है किसके नाम है। कई बार ऐसा रहता है कि लंबे समय से रहते हुए उनके बाबा परदादा उनके कोई लड़के, तो वो प्रॉपर्टी किसी के नाम नहीं होती है, तो बाद में चलकर इस चीज को लेकर कई बार लड़ाई होती है। ठीक है, जमीन जायदाद तो नॉर्मली देखने को मिलती है, जो जमीन वगैरह होती है तो डिवाइड हो जाती है, कागज भी रहते हैं, पर घर का नॉर्मली ये नहीं रहता है कि किसके नाम पे है ये। तो उसी के चलते यहां पर प्रॉपर्टी कार्ड की बात की जा रही है अंदर स्वामित्व स्कीम, जो कि रूरल इंडिया इनके गांव वाले एरिया को ट्रांसफॉर्म करने की बात करेगी। स्वामित्व जो स्कीम है यहां पर ये लॉन्च की गई अप्रैल में इसी साल में। एम है प्रोवाइड करने के लिए रिकॉर्ड जो हाईएस्ट जो यहां पर खासकर गांव वाले एरिया में कि एक तरीके से जो ओनर है रूरल एरिया ये प्रॉपर्टी कार्ड यहां पर इशू करे। इसी के साथ में अराउंड 1 लाख जो प्रॉपर्टी होल्डर है यहां पर, ठीक है, 1 लाख जो प्रॉपर्टी होल्डर है उसके बारे में बात की जा रही है कि प्रॉपर्टी कार्ड जो है वो एसएमएस के थ्रू यहां पर लिंक करें और यहां पर एक तरीके से मोबाइल के थ्रू उसको कनेक्ट किया जाए ताकि वो अपने प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड कर सके आसानी से, यानी कि प्रॉपर्टी कार्ड उन तक पहुंचाया जाए कि हाँ इस पर्टिकुलर पर्सन की ये प्रॉपर्टी है। कल को चलकर अगर वो अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर लोन भी लेना चाहे तो आसानी से लोन ले सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बैंक में जाएंगे तो बैंक कुछ ना कुछ गिरवी रखने को बोलेगा, तो अगर आप लोगों के पास में डॉक्यूमेंट्स होंगे तो इमरजेंसी में आप लोग उसके ऊपर भी लोन उठा सकते हैं। तो ये एक इमरजेंसी का एक हथियार होगा यहां पर खासकर जो गांव वाले लोग हैं उनके पास में, ताकि अपने घर को गिरवी रखकर उनको जरूरत है कि बहुत ज्यादा किसी पर्सन की एक तरीके से इलाज करवाना है, कोई इमरजेंसी पड़ गई कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है, तो एक रीजनेबल प्राइस पर उनको लोन मिल जाएगा बैंक से, तो एक अच्छा तरीका बोल सकते हैं। इसी के साथ में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी कार्ड्स देखने को मिलेंगे, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने अपने एरिया में प्रॉपर्टी कार्ड यहां पर बांट सकती है। नेक्स्ट यहां पर इस प्रॉपर्टी से फाइनेंशियल एसेट्स विजेयर जो है वो लोन ले सकते हैं और फाइनेंशियल बेनिफिट भी यहां पर उठा सकते हैं, जो मैंने भी आप लोगों को बताया। तो एक तरीके से डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है लैंड रिकॉर्ड को और इंपावर किया जा रहा है गांव में जो लोग हैं उनको, तो ये भारत सरकार के द्वारा स्टेप यहां पर उठाया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंडर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये प्रोजेक्ट, जिसके तहत यहां पर रिकॉर्ड ऑफ द राइट की बात की जा रही है, गांव वाले एरिया में ओनरशिप के बारे में बात की जा रही है और इंप्लीमेंट किए जाने की बात की जा रही है फेज मैनर में आने वाले 4 साल में 2020 से लेकर 2024 तक का, जिसके चलते लगभग 6.62 लाख करोड़ लाख जो विलेज हैं उनको यहां पर कवर किया जाएगा। नियरली 1 लाख जो प्रॉपर्टी होल्डर हैं, ठीक है, 763 विलेज में वो ऑनलाइन यहां पर बोला जा रहा है कि ये चीजें डाउनलोड कर चुके हैं अलग अलग एरिया में। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखते हैं हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो अलग अलग एरिया में प्रोसीजर ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। तो अच्छा तरीका है। देखिए होता क्या है, कई बार प्रॉपर्टी को लेकर, प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जो हर एक इंसान के माइंड में एक लालच लेकर आती है और उसके चलते फिर लड़ाई होती है और घर में कई सारा खून खराबा हो जाता है। तो अगर पहले से इसको क्लियर कर दिया जाए कि हाँ ये इसकी प्रॉपर्टी है और ये सब चीजें, तो कहीं ना कहीं एक लड़ाई होने का जो माहौल है वो बच जाता है। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। यहां पर जो बात की जा रही है हमारी कंट्री में इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में बात की जा रही है। जब भी कोस्ट गार्ड के बारे में मैं आप लोगों से बात करता हूं तो आप लोगों के माइंड में इंडिया का मैप तुरंत आना चाहिए कि हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर 9 राज्य ऐसे हैं जो कोस्टल बाउंड्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, इसी साथ में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये 9 राज्य ऐसे हैं जो कोस्टल बाउंड्री को टच करते हैं। ठीक है, और इसी के साथ में अगर कोई बोले कि वेस्टर्न घाट में कितने राज्य आते हैं, तो ये भी ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। ये चलिए आप लोग बताइए काउंट करके कि वेस्टर्न घाट में अगर आप लोगों से कोई पूछे कितने राज्य आते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूं, टोटल मिलाकर 6 राज्य आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे वेस्टर्न घाट के अंदर, क्योंकि गुजरात भी इसके अंदर कवर किया जाता है और इसी के साथ में तमिलनाडु भी आप लोगों को कुछ पोर्शन यहां पर देखने को मिलेगा। कंफ्यूजन आप लोगों को रहता है कि नॉर्मली 4 राज्य फिर 5 राज्य आप लोग काउंट कर लेते हैं, पर लेकिन ये याद रखना फ्यूचर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईस्टर्न घाट में कितने राज्य आते हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग बताइए, इसको सर्च कर लीजिएगा। तो अभी हम लोग कोस्ट गार्ड के बारे में बात करते हैं। तो जो भी हमारी कंट्री में कोस्टल राज्य हैं उनको गार्ड करने की बात की जाती है कोस्ट गार्ड के द्वारा। तो कोस्ट गार्ड के द्वारा अभी रिसेंटली कई सारे यहां पर जो फास्ट पेट्रोल व्हीसल, यानी कि एक तरीके से कोस्टल वाले एरिया में सुरक्षा प्रोवाइड कराने के लिए पेट्रोल व्हीसल आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहे हैं, जिनको यहां पर इंडियन कोस्ट गार्ड शिप के नाम से आप लोग जानते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, शॉर्ट फॉर्म में इसको आईसीजीएस के नाम से भी आप लोग बोल सकते हैं। अभी ये न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए क्योंकि एक और हमारी कंट्री में ऐसा शिप लॉन्च किया गया जिसका नाम है यहां पर, ये देखिए आप लोगों को सारे नाम जो देखने को मिलेंगे, इंटरेस्टिंग बात यहां पर ये जितने भी नाम मैं आप लोगों को बताऊंगा ये सारे लड़कियों के नाम पे हैं, इनके औरतों के नाम पे, जिन्होंने हमारी कंट्री की हिस्ट्री में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई बड़ा रोल प्ले किया है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा इनके नाम। सबसे पहले जो अभी यहां पर न्यूज है उसके बारे में जान लेते हैं, फिर आगे नाम बताऊंगा। पहले यहां पर है कनकलता बारू। कनकलता बारू जो है यहां पर इसका नाम रखा गया है इंडियन कोस्ट गार्ड का जो शिप है इन्हीं के नाम पर। तो कोस्ट गार्ड का जो नाम रखा गया शिप का, तो यहां पर आईसीएचएस कनकलता बारू के नाम से यहां पर इसको कमीशन किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड। कहां पर? कोलकाता के अंदर। तो कोलकाता वेस्ट बंगाल में आप लोगों को देखने को मिलता है, तो यहां पर इसको अभी बेसिकली कमीशन किया गया है। ठीक है, अगर मैप में भी आप लोग देखते तो थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए, ये यहां की बात की जा रही है। ओके,
तो ये एक हो गए यहां पर, ये टोटल मिलाकर 5 आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये 5th और लास्ट था जो इसका नाम यहां पर रखा गया है। तो गार्डन रिसर्च शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग जो लिमिटेड है उसके द्वारा यहां पर इसको बनाया गया है। ये तो 5वां हो गया। इसके अलावा 4 और कौन से हैं जिसके नाम पर रखा गया है? तो डायरेक्ट आप लोगों से नाम मैच करने के लिए आ सकते हैं, तो माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये 5 पर्सनैलिटी के बारे में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा जाकर भी पढ़ना है। तो पहला यहां पर देखने को मिला, इसका नाम रखा गया प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी रखा गया यहां पर इंदिरा गांधी जी के नाम पर, तो आप लोगों को पता ही है। तो इनके नाम पर पहला नाम रखा गया आईसीएजिस, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप बिल्डिंग, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप याद रखिएगा। शॉर्ट फॉर्म में आईसीजीएस भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जो है यहां पर इसका नाम रखा गया इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, यानी कि आईसीजीएस प्रियदर्शनी, ठीक है, इंदिरा गांधी जी के नाम पर। दूसरा रखा गया यहां पर एनी बेसेंट आईसीजीएस, यानी कि एनी बेसेंट जी के नाम पर रखा गया यहां पर। तीसरा रखा गया आईसीजीएस, ये है यहां पर कमला देवी, ठीक है। तो कमला देवी जो है हमारी कंट्री में फ्रीडम फाइटर भी रही है, और इसके द्वारा हमारी कंट्री में जो हथकरघा वगैरह, यानी कि जो भी आप लोग बोलते हैं हाथों से बुनाई करना, ये सब चीजें, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह, इसको काफी सपोर्ट किया गया हमारी कंट्री में। तो इनके नाम पर भी इसका नाम रखा गया आईसीजीएस, जिनका पूरा नाम है इनका आफ्टर इनका कमला देवी चट्टोपाध्याय। तीसरा आईसीजीएस, जो चौथा आईसीजीएस है यहां पर, ये है अमृत कौर, ठीक है। ये भी हमारी कंट्री की फ्रीडम फाइटर थी, इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और अगर आप लोग हिस्ट्री थोड़ा समझते हैं, खासकर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन था उस टाइम पर, तो इनके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया जब वुमेन के राइट की बात की गई हमारी संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर में। तो इनके द्वारा काफी सारी बातें अपनी रखी गई। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि थोड़ा सा टाइम निकालकर होमवर्क हो जाएगा आप लोगों के लिए। चारों जो भी ये महिलाएं हैं इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़िएगा, हिस्ट्री में भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है और ये न्यूज में इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर कनकलता बारू के बारे में हम लोग यहां पर अभी जानेंगे। ये जो बेसिकली शिप यूज किए जाएंगे वो किस चीज के लिए यूज किए जाएंगे? एक तो पेट्रोलिंग करना, मैरीटाइम सर्विलेंस करना, एंटी स्मगलिंग, एंटी पोचिंग ऑपरेशन। मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर आर्टिकल के अंदर। जिस तरीके से आप लोगों को पता है मुंबई में अटैक हुआ था, तो मुंबई में अटैक हुआ था तो वो पानी के रास्ते इंडिया में आए थे। तो अगर हमारी कंट्री की कोस्ट गार्ड उस टाइम पर दुरुस्त होती तो ऐसी कंडीशन देखने को नहीं मिलती। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी या कोई स्मगलिंग हो जाए, मान लीजिए कई बार ऐसी चीजें देखने को मिलती है कि जानवरों की स्मगलिंग की जाती है हमारी कंट्री से बांग्लादेश में काफी लार्ज स्केल पर, ठीक है। कई सारी चीजों की स्मगलिंग की जाती है, गलत तरीके से उसको ले जाया जाता है। पोचिंग देखने को मिलती है तो उसको रोकने की कोशिश की जाती है, जानवरों के जैसे सींग काट लिए जाते हैं उनको बेचा जाता है। तो कोई भी ऐसी चीजें देखने को मिले, या फिशरी प्रोटेक्शन, हमारी कंट्री अगर बात करें कोस्टल एरिया जो मैंने भी आप लोगों को 9 बताए हैं, उनके पॉइंट ऑफ से अगर आप लोग चलेंगे तो फिशरी काफी बड़ा रोल प्ले करती है। वहां पर जो पर्टिकुलर एरिया के जो लोग हैं काफी लार्ज स्केल पर उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो कई बार उनकी जान भी जाती है, तो उनको रेस्क्यू करने के लिए भी यहां पर यूज किया जाता है ताकि उनको बचाया जा सके। बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, तो उस टाइम पर उनको बचाने का भी काम कोस्ट गार्ड करती है। तो ये मोटी मोटी इंफॉर्मेशन इसके बारे में याद रखेगा। नेक्स्ट अगर बात करूं यहां पर जो हम लोगों ने बात की अभी, यहां पर ये है यहां पर कनकलता बारू, तो इनका नाम आप लोग याद रखेगा। ये एक फ्रीडम फाइटर थी, टीनेजर, जो इनकी डेथ हो गई थी, यहां पर इनको गोली लगी, शूट कर दिया गया था ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में आप लोगों से इनसे रिलेटेड डायरेक्ट कनेक्ट कर क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोगों को लगेगा यार पता नहीं हिस्ट्री का कहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, जबकि ये रिसेंटली अभी न्यूज में था। तो इसीलिए आप लोगों से अगर हिस्ट्री का भी कहीं क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसका मतलब ये कि बैकग्राउंड में उसका कोई करंट न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसलिए कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्विट इंडिया मूवमेंट हमारी कंट्री में कब स्टार्ट किया गया था ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो जो भी क्वेश्चन पूछता हूं उनके आंसर आप लोग दिया कीजिए, और एक दूसरे के क्वेश्चन जो आंसर आप लोग देते हैं खुद सर्च करके दिया कीजिए, एक दूसरे कॉपी नहीं करने आंसर, ठीक है। क्योंकि आप लोग अपना खुद से सर्च करेंगे तो उसे लंबे समय तक आप लोग याद रख पाएंगे। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यंगेस्ट, ये शहीद आप लोग इनको बोल सकते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट का, जिनका नाम है यहाँ पर कनकलता बारू, ठीक है। तो ये आप लोगों से डायरेक्ट भी क्वेश्चन बन सकता है इस तरीके से हिस्ट्री के साथ में। तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी, इसके बारे में एक ओवरव्यू आप लोगों को होना चाहिए। थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। इंडियन कोस्ट गार्ड हमारी कंट्री की एक आर्म फोर्स है, जैसे नॉर्मली आप लोगों को आर्म फोर्स देखने को मिलती है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि हमारी कंट्री की ये जो आर्म फोर्स है ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के साथ में कोस्ट गार्ड डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। पैरामिलिट्री फोर्सेज के बारे में जब आप लोग बात करते हैं, जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो सारी कहां पर आती हैं? वो आप सारी हमारी मैक्सिमम होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती हैं। अगर एक को छोड़ दिया जाए जिसके ऊपर काफी ज्यादा अभी कंट्रोवर्सी चल रही थी, चलिए उसका नाम बताइए, मैंने कई बार आप लोगों से डिस्कस किया है। एक पैरामिलिट्री फोर्स ऐसी जिसपे कंट्रोवर्सी रहती है, उसका नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये है कोस्ट गार्ड, हमारी कंट्री में स्टार्ट किया गया था इसको 1978 में, लगभग 42 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारी कंट्री के कोस्टल एरिया को ये बेसिकली रक्षा करने का काम यहां पर करता है, ठीक है। तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट न्यूज है आप लोगों के सामने, तो एक न्यूज नहीं पूरा टॉपिक कवर हो गया इनडायरेक्ट वे में बोलूं तो आपका। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आप लोगों के सामने, यहां पर बात की जा रही है इंडियन साइन लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। इंडियन साइन लैंग्वेज के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, आप लोगों ने एक गाना देखा होगा, वो जो गाना होता है, हालांकि मैंने लगाया भी था एक बार वीडियो में, सुनाया भी था आप लोगों पर, लेकिन उसपे
वो क्या कहते हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई और वो गाना कट कर दिया गया वहां से। मूवी वो देखा नहीं आप लोगों ने गाना, एक लड़का जाता है एक कॉफी शॉप में जाकर गाना गाता है, एक लड़की रहती है, वो लड़की को सुनाई नहीं देता है, ठीक है, वो क्या रहती है, वो लड़की बहरी रहती है, तो वो लड़का गाना गाता है, फिर वो साइन लैंग्वेज सीखता है उस लड़की को समझाने के लिए, ठीक है। तो खासकर उन लोगों के लिए जिनको सुनाई नहीं देता है, वो उस लोग जिस तरीके से सुनाई नहीं देते, तो उनको भी सोसाइटी में इंक्लूड करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये साइन लैंग्वेज जो है उसी के चलते हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, जिसको ISLRTC बोला गया है, इसके साथ में मिलकर NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो रिसर्च है, ये दोनों मिलकर हमारी कंट्री में काम कर रहे हैं। एक साइन किया गया एग्रीमेंट, ताकि मटेरियल ऐसा बनाया जा सके NCERT की किताबों का, खासकर जो वे बच्चे हैं जिनको सुनाई नहीं देता है, वो भी ढंग से उन चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जो उनको भी यहां पर एक्सेसिबल ये एक अमाउंट हो सके, तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एजुकेशन जो प्रिंट मटेरियल है यहां पर उसको कन्वर्ट किया गया इंडियन साइन लैंग्वेज के अंदर, ताकि डिजिटल फॉर्मेट में उसको समझाया जा सके। NCERT की जो किताबें हैं, टीचर्स जो हैंडबुक है, इसी के साथ में सप्लीमेंट्री जो मटेरियल है, तो क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक का यहां पर ये सब्जेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि आप लोग समझ सकते हैं। और हिंदी और इंग्लिश 2 मीडियम में इनको तैयार किया जाएगा। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में और भी कोई मीडियम देखने को मिले, फिलहाल इन्हीं 2 मीडियम में तैयार किया जाएगा। जिसको नहीं पता NCERT कहां से डाउनलोड करनी है, टेलीग्राम पर पूरा लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, सारी NCERT आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। पहले मैंने प्रोवाइड किया था, फिर से प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम से सर्च कर लीजिएगा, वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, ठीक है। तो वहां से NCERT सारी डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग, अगर नहीं है आप लोगों के पास में। नेक्स्ट अगर बात करें यहां पर जो बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता है, ठीक है, उनको एजुकेशन यहां पर प्रोवाइड कराई जाएगी इंडियन साइन लैंग्वेज के थ्रू। और एजुकेशन का स्टैंडर्डाइजेशन यहां पर देखने को मिलेगा इंडियन साइन लैंग्वेज एज ए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी यहां पर इसको मैंडेट किया गया है। यानी कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी अभी जिसके बारे में हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ये अभी तीसरे नंबर की एजुकेशन पॉलिसी है। और आप लोगों को याद होगा अभी रिसेंटली क्वेश्चन भी पूछा गया यहां पर, यूपी PCS का पेपर अगर आप लोग देखे हैं उसमें भी इसके ऊपर क्वेश्चन बनाए, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। पहली पॉलिसी आई थी 1968 में, दूसरी आई थी 1986 में, और तीसरी जो आई है वो 2020 में देखने को मिली है। तो कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। तो इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के बारे में अगर बात करते हैं तो दिल्ली के अंदर है, और ये सोसाइटी एक तरीके से रजिस्ट्रेशन है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो यहां पर ये डिपार्टमेंट हो गया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में आता है। तो इसके अंदर ये डिपार्टमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। अच्छा आप लोग यहां पर ये बताइए अभी फिलहाल मिनिस्टर कौन है यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को यहां पर देना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज थी, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो न्यूज है ये भी काफी इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ये सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने कई बार इसके बारे में सुना भी होगा, गुड समारिटन। ये क्या होते हैं, ये वो लोग होते हैं अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है रोड पर तो उनको बचाने का काम करते हैं। यानी कि मान लीजिए आप लोग कहीं जा रहे हैं, आप लोगों ने देखा एक पर्टिकुलर पर्सन जो है बाइक से फिसल गया है और वो वहां पर अपनी जान की, वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है, तो अगर आप लोग सारे काम छोड़कर उसको तुरंत हॉस्पिटल में लेकर जाएं तो उस इंसान की जान बच सकती है। पर लेकिन अब से पहले यहां पर ये काफी डरावना काम हुआ करता था। अगर आप लोग हॉस्पिटल में लेके जाएंगे तो सबसे पहले आप लोगों से ये पूछा जाएगा भैया ये कौन है, कहां पर एक्सीडेंट हुआ, तुमने तो नहीं किया, मतलब तुमसे ज्यादा इंक्वायरी करना स्टार्ट कर देंगे वहां पर वो लोग। तो उसको रोकने के लिए यहां पर अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी रूल लाए गए थे, और अभी हमारी कंट्री में ये हमारी कंट्री मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा यहां पर रूल पब्लिश किए गए हैं, जिसमें गुड स्मार्टन के बारे में बात की जा रही है। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जो लोग हेल्प करते हैं रोड एक्सीडेंट में विक्टिम को, जो ऑन द स्पॉट वहां पर उनको हॉस्पिटल में ले जाने का काम करते हैं। तो आज की डेट में अगर कोई ऐसा आप लोग काम करते हैं, भले ही आपसे वो एक्सीडेंट हुआ है, आप लोगों का नाम वहां पर नहीं आएगा। यानी कि अगर मान लीजिए आप लोगों से भी खुद भी एक्सीडेंट हो गया तो आप लोग उसको हॉस्पिटल में पहुंचाकर आते हैं, आप लोग ये बोल सकते हैं कि किसी और की वजह से एक्सीडेंट हो गया, तो आप लोगों से कुछ नहीं पूछा जाएगा उसके बारे में, ठीक है। तो यहां पर ना तो कोई डिस्क्लोज किया जाएगा आप लोगों का नेम, आइडेंटिटी, एड्रेस, कुछ नहीं पूछा जाएगा। बाद में इंक्वायरी अगर होती है तो आपका नाम आता है तो वो एक अलग बात है, पर आप लोगों को अगर देखने को मिलेगा कोई अगर रोड एक्सीडेंट करके चला जाता है तो उसके चलते अगर हम लोग यहां पर बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि उस पर्सन की जान बचाई जाए, खासकर जो आखिरी सांसें गिन रहे हैं। और स्टार्टिंग का 1 घंटा जो होता है उसको गोल्डन आवर बोलते हैं। कई बार आप लोगों ने सुना होगा जब एक्सीडेंट होता है 1 घंटे के अंदर अंदर अगर हॉस्पिटल में इंसान को पहुंचा दिया जाए तो उसकी जान बचाई जाती है, इसीलिए उसको गोल्डन आवर बोलते हैं। तो उस गोल्डन आवर के तहत आप लोगों को यहां पर जान बचाई जा सकती है। तो बोला जा रहा है कि यहां पर डिस्क्लोज किया जाएगा नेम, आइडेंटिटी, एड्रेस और पर्सनल डिटेल वगैरह। मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट जो है 2019 का, ये इंसर्ट किया गया था इसके अंदर एक सेक्शन 134A। तो आप लोगों से डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेक्शन 134A में प्रोटेक्शन ऑफ द गुड स्मार्टन के बारे में बात की जा रही है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी क्योंकि ये रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में था उस टाइम पर, ठीक है। याद होगा आप लोगों को मैंने इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो भी बनाई थी कि क्या क्या चीजें अभी आप लोग फॉलो करके यहां पर चल सकते हैं। तो यहां पर जो गुड स्मार्टन है यहां पर वो एक तरीके से नॉट लायबल फॉर एनी क्रिमिनल, और यहां पर जो सिविल एक्शन होते हैं
इसी के साथ में अगर पर्सन जो है, ठीक है, अगर कोई इंजरी होती है, एक्सीडेंट होता है विक्टिम्स का, ठीक है, तो मोटर व्हीकल जो रेंडरिंग इमरजेंसी मेडिकल या नॉन मेडिकल केयर है उसके तहत यहां पर असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि फोकस ये रहेगा कि आप लोगों के ऊपर कोई भी आंच यहां पर न आए, ठीक है। तो अगर कोई विक्टिम है यहां पर आप लोग उसकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर एक तरीके से प्रोटेक्शन फ्रॉम द पुलिस हरासमेंट, आप लोगों की प्रोटेक्शन रहेगी, कोई पुलिस आप लोगों को हरास नहीं करेगा, ठीक है। नो डिटेंशन है हॉस्पिटल, कोई आप लोग का यहां पर डिटेंशन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। नो लायबिलिटीज टू पे एनी मेडिकल बिल, आप लोग कोई मेडिकल बिल पे नहीं करेंगे, ठीक है। नो कंपल्स, एक तरीके कंपनसेशन टू डिस्क्लोज आइडेंटिटी, कोई आप लोग को आइडेंटिटी कंपल्स अपनी यहां पर नहीं बतानी है, और सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटीज भी आप लोग यहां पर नहीं होगी। यानी कि आप लोग अगर किसी को हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं तो इनमें से कोई भी चीजें आप लोगों से कोई भी नहीं पूछने वाला है। नॉर्मली पहले ऐसा नहीं होता था, पर अब ऐसा होगा, जिससे कि अगर इंसानों की जान बचाई जा सके, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में लगभग 5 लाख के करीब रोड एक्सीडेंट होते हैं हर साल, जिसमें से 1.5 लाख के करीब लोगों की जान चली जाती है। मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो ये वो जान जा रही है जिनको बचाया जा सकता है आसानी से, पर लेकिन इन सब चीजों की वजह से कई बार ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि उनकी जान नहीं बचा पाते हैं। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इन चीजों पर फोकस देकर चलें। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो खुद भी समझिए इसके बारे में और दूसरों तक भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी कंट्री में कई सारी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम लॉन्च की जाती है, उसी में से एक स्कीम आप लोग यहां पर ये देखने को मिलेगी। हालांकि फेक न्यूज भी कई बार देखने को मिलती है, उनसे आप लोग को अपने आप को बचाकर रखना है। यहां पर बात की जा रही है यूनियन सोशल जस्टिस मिनिस्टर, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनकम्बेशन मिशन, जो कि यहां पर एक तरीका वेंचर कैपिटल फंड होगा एससी के लिए, और उनको प्रमोट करेगा इनोवेशन, और यहां पर जो एससी स्टूडेंट्स होंगे उनको हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए, स्टडीज के लिए। समझ में नहीं आया, फिर से बताता हूं ढंग से नॉर्मल भाषा में। हमारी कंट्री में जो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा एक कुछ फंड लॉन्च किया जा रहा है, एक मिशन लॉन्च किया जा रहा है, जिसके चलते जो एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट के जो भी स्टूडेंट होंगे, विद्यार्थी होंगे, अगर वो कोई आगे चलकर एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आगे चलकर यानी कि एक तरीके से स्टडीज, एक तरीके से कोई अपना काम करना चाहते हैं, या फिर ये एक तरीके से एंटरप्राइज अमंग एससी स्टूडेंट जो है उनके लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अगर एक तरह की स्टडी ले रखी है तो उनको सपोर्ट किया जाएगा यहां पर। यानी कि शेड्यूल कास्ट के जो भी बच्चे हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा अगर वो कुछ ऐसा कुछ करना चाहते हैं, अपना कोई प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है, अलग से उनको सपोर्ट करेगा। यहां पर इसी के साथ में सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के द्वारा वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया गया था 2014-15 में, जिसमें यहां पर शेड्यूल कास्ट या फिर दिव्यांग जो यूथ हैं तो उनको हेल्प करने की बात की गई थी। उनको ये बोला गया था कि आप लोग जॉब के पीछे मत भागो, आप जॉब सीकर मत बनो, जॉब गिवर बनो, यानी कि आगे अपना बिजनेस करो और बिजनेस करके लोगों को जॉब दो, ना कि जॉब आप लोगों को लेनी है। तो ये ऑब्जेक्टिव बेसिकली वहां पर देखने को मिला। तो प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है फाइनेंशियल एक तरीके से कंसेशन के तौर पर, ताकि ये अपना एंटरप्रेन्योर सेटअप कर सकें, अपना खुद का बिजनेस यहां पर बना सकें। तो अंबेडकर सोशल इनोवेशन इनकम्बेशन मिशन इनिशिएटिव जो है ये 1000 जो एससी यूथ हैं, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करेगा नेक्स्ट 4 ईयर के अंदर, स्टार्टअप का आइडिया जिनके पास में टेक्नोलॉजी बिजनेस, इसी के साथ में वेरियस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के तहत यहां पर इनको काउंट किया जाएगा। यानी कि 1000 के करीब बच्चों को यहां पर कवर किया जाएगा और टारगेट रखा गया 2024 तक का, ताकि यहां पर इनको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके, इंसेंटिव दिया जा सके अगर कोई ऐसा काम करना चाहते हैं। तो इसके चलते हैंड होल्डिंग प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो भी एससी के यूथ हैं, स्पेशली दिव्यांगन को भी फोकस किया जाएगा। तो कहने का मतलब यहां पर यह है, जो स्कीम है यहां पर ये हमारी सोसाइटी का जो एक ऐसा सेक्शन है जो काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करता है, उसको हेल्प करने की कोशिश यहां पर करेगा ये, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं सोशल वेलफेयर के लिए। और अगर आप लोग ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर ये सोशल जस्टिस के लिए काफी ऐसी न्यूज आप लोगों को देखने को मिलती है इसी पर्टिकुलर चीजों से रिलेटेड, तो उसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये जो न्यूज है काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप लोगों के सामने यहां पर बात की जा रही है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट के बारे में। उनके द्वारा रिसेंटली एक रिपोर्ट अभी लॉन्च की गई है, तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एम्पावर के द्वारा लॉन्च की गई एक रिपोर्ट सेंट्रल जियो अथॉरिटी CZA और TERI यानी कि द एनर्जी ऑफ रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इन दोनों के द्वारा यहां पर जो रिपोर्ट को टाइटल दिया गया है ये है यहां पर इकोनॉमिक वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विस नेशनल जूलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली के अंदर में। यानी कि एक तरीके से जो यहां पर ये बात बोली गई है कि एक तरीके से इकोनॉमिक वैल्यूएशन ऑफ जो इकोसिस्टम सर्विस होती है, आप लोग एक तरीके से समझकर चलिए। यहां पर थोड़ी सी एक उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आज की डेट में अगर एक कोई पेड़ आप लोग काट देते हैं, ठीक है, पेड़ काट देते हैं, नॉर्मली बोलेंगे कि यहां पर हम लोग को रोड बनाना है, ठीक है, चलिए सही है, आप लोग रोड बना रहे हैं,
पर लेकिन अगर वो पेड़ पूरी जिंदगी अगर वहां पर रहता तो वो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड को हो सकता ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता, कितना ज्यादा एनवायरमेंट को सही करता। उसके तरीके से अगर वो रोड जो है, जो आप लोग यहां से एक नहीं बहुत सारे पेड़ आप लोग काटने पड़ेंगे। अगर कोई ऑल्टरनेटिव आप लोग खोज सकते हैं उस रोड का, थोड़ी सी जरा सी दूर को लेकर अगर आ जाए तो इतना ज्यादा क्या आउटपुट वो दे पाएगा। तो एक तरीके से जो हम लोग कई बार जो नहीं कहते छोटे छोटे फायदों के लिए जो हम लोग बड़ा नुकसान कर बैठते हैं, तो ये बात यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। ये कहते हैं कि जरा सा फायदे के लिए आप लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं मैक्सिमम टाइम। कई बार आप लोगों ने ये चीजें अपने जैसे कि क्वेश्चन आप लोगों से कोई आता नहीं है तो आप लोग क्या करते हैं उसको रट लेते हैं, समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ये शॉर्टकट हो गया। अगर आप लोग लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं, अच्छे एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो आप लोग हमेशा चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोग वैसे ही बस टाइम पास कर रहे हैं तो फिर आप लोग हमेशा शॉर्टकट ढूंढेंगे, और ये शॉर्टकट की आदत अगर लाइफ में पड़ गई तो आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पर बोला जाता है कि आप लोगों को शॉर्टकट नहीं ढूंढना है, हमेशा प्रॉपर वे को फॉलो कर चलो। तो यही बात की जा रही है कि इस शॉर्ट टर्म के लिए क्या करते हैं, इकोनॉमी को फोकस पहुंचाने के लिए इन्वायरमेंट को बर्बाद कर देते हैं। तो इस तरीके से ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये सोचते हैं कि इकोनॉमी बढ़ेगी तो इन्वायरमेंट को खत्म करना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक इज प्रोपोर्शनल टू इन्वायरमेंट आप लोग कर सकते हैं, दोनों को साथ में बढ़ा सकते हैं एक बैलेंस कर। तो ये चीजें आप लोग कर सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो यहां पर जो रिपोर्ट है ये बनाई गई है सेंट्रल जियो अथॉरिटी और टीआरआई के द्वारा, यानी कि CZA और यहां पर TERI, ठीक है। तो ये इनके द्वारा यहां पर प्रस्तुत की गई है। सेंट्रल जियो अथॉरिटी यहां पर ये वर्ल्ड जियो अथॉरिटी के साथ में एफिलिएटेड हमारी कंट्री का इंस्टीट्यूशन है। TERI यहां पर ये क्या है, ये है द एनर्जी ऑफ रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारी कंट्री में न्यू दिल्ली में स्टैब्लिश है, इसको 1974 में स्टैब्लिश किया गया था। तो ये एक तरीका एनर्जी इंस्टीट्यूट है हमारी कंट्री में, जो कि काफी अच्छे से काम करता है हमारी कंट्री में, खासकर अगर बात करें इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में इन्वायरमेंट से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो ये काम करता हुआ नजर आता है। इंपोर्टेंट यहां पर ये दिखाई गई है इंपोर्टेंस बेसिकली जो हैबिटेट्स हैं, यानी कि जैसे कि जू वगैरह हो गए, ये इनके लिए जू जो है जूज टू ह्यूमन वेलबींग भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर कभी बारी आप लोगों को ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है तो उसको यहां पर रोक पाएंगे। जो स्टडी है वो अपने ही काइंड की एक स्टडी है, इनके नॉर्मली ऐसी स्टडी देखने को मिलती है। तो एंटायर वर्ल्ड में एक अपने ही तरीके की ये स्टडी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि काफी अच्छी स्टडी आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, जो कि टोटल एनुअल इकोनॉमिक जो वैल्यू यहां पर बताएगी इकोसिस्टम की, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में हम लोग इंप्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं, कार्बन सीक्वेंसिट्रेशन यानी कि एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर सकते हैं, एजुकेशन रिसर्च, और इसी के साथ में रिक्रिएशनल और कल्चर। तो इन सबके अराउंड बोला गया कि 423 करोड़ के करीब यहां पर वैल्यू आप लोग इसकी लगा सकते हैं। यानी कि जो मानते हैं ना कि इन्वायरमेंट का कोई मतलब नहीं है, तो इनडायरेक्ट वे में अगर इन्वायरमेंट खराब होगा तो आप लोगों की हेल्थ खराब होगी, हेल्थ खराब होगी तो उसके ऊपर खर्चा आप लोग करना पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट वे में इन्वायरमेंट का खराब होने का मतलब है कि अपनी हेल्थ को बेकार करना, अपनी हेल्थ को बर्बाद करेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ढंग से नहीं कर पाएंगे, बीमार हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे तो इनडायरेक्ट वे में इकोनॉमी पर इंपैक्ट पड़ेगा। कोविड-19 से लोग बीमारी तो हुए हैं, कितनी ज्यादा नुकसान इकोनॉमी को देखने को मिल रहा है। तो अगर ऐसे समझे तो हम लोग चीजों को समझ पाएंगे कि रियलिटी क्या है, ठीक है। तो वन टाइम कॉस्ट ऑफ द सर्विस सच एज कार्बन स्टोरेज, ये सारी चीजें लैंड वैल्यूज प्रोवाइड कराती हैं। तो जो एस्टिमेट है यहां पर बोला जा रहा है अराउंड ये 55,000 करोड़ के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि इनकी वैल्यू को अगर काउंट करने आप लोग बैठ जाओगे ना तो आप लोग इनका एक तरीके से मोल भाव नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे ये न्यूज में आप लोग को पढ़ा रहा हूं, जिस लेवल पर जाकर अगर कोई आप लोगों को ये चीजें पेड पढ़ा रहा है तो आप लोगों को लगेगा यार पैसा लेके पढ़ा रहा है, अच्छा पढ़ा रहा होगा। पर लेकिन ये चीजें अगर आप लोगों को बिना कोस्ट के अगर कोई पढ़ा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी कोस्ट नहीं है, मैंने अपनी कॉस्ट कम की है, यहां पर अपनी कॉस्ट मैंने घटाई है। इसका मतलब यह है कि आप लोगों को मैं अपनी कॉस्ट पर ये दे रहा हूं, ना कि इसे फ्री में है। तो फ्री का मतलब ये नहीं होता है कि ये सारी चीजें उस तरीके से आप लोग देखकर चलो। तो ये आप लोगों ने फील भी किया होगा, कोई भी एग्जाम देकर आओ और अगर आप लोगों ने करंट अफेयर सुन रखे हैं तो आकर मुझे बोल सकते हैं आप लोग कि सर आपने ये नहीं करा, इस तरीके से ये आपने गड़बड़ कर दी। यहां पर चाहे पॉलिटी की बात करिए, चाहे करंट अफेयर की बात करिए, पेपर भी आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोगों ने कभी उसके बारे में सुना ही नहीं है। तो ये चीजों की गारंटी मैं तभी ले पाता हूं क्योंकि इतनी मेहनत इनके ऊपर की जाती है। तो इसलिए चीजों को हल्के में नहीं लेना है। आप लोग गलती कहां कर बैठते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं। जितना ज्यादा चीजों का रिवीजन करेंगे उतने ही लंबे समय तक आप लोग चीजों को ध्यान रख पाएंगे। तो रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, वो जरूर आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आ रही है, ये हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए काफी इंपोर्टेंट है। हमारी कंट्री में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ये इंडिजिनियसली एंटी रडार मिसाइल, तो रेडिएशन मिसाइल के बारे में बात की जा रही है। किसी भी तरीका रेडिएशन अगर आता है तो उसको रोकने की कोशिश यहां पर की जाएगी। तो एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका नाम रखा गया यहां पर ये है रुद्रम, ठीक है। तो रुद्रम के नाम से आप लोग याद रखेगा। ये जो इंडियन एयरफोर्स के लिए यहां पर डेवलप की गई है और सक्सेसफुली टेस्ट फायर की गई यहां पर सुखोई 30 MKI, यानी कि सुखोई 30 जो यहां पर हमारी कंट्री में अभी रिसेंटली आप लोगों को देखने को मिलता है कई बार न्यूज में, काफी इंपॉर्टेंट। ये हमारी कंट्री में एक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो फाइटर आप लोग बोल सकते हैं, तो इससे इसको टेस्ट फायर किया गया है।
जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है यहां पर ये डिजाइन की गई है डिटेक्ट करने के लिए, ट्रेस करने के लिए या फिर न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई भी जो एडवर्स रडार की सिग्नल हमारी कंट्री में आता है, कम्युनिकेशन अगर कोई ऐसा देखने को मिलते हैं या फिर कोई ऐसी रेडियो फ्रीक्वेंसी है जो हमारी यहाँ की इंफॉर्मेशन चोरी करने की कोशिश करती है, तो उस तरीके की चीजों को रोकने का काम करेगी। इवन इनडायरेक्ट वे में आप लोग को बोलूं तो एयर डिफेंस सिस्टम आप लोग इसको बोल सकते हैं, यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम का ये काम करने वाली है। ये इस तरीके क्वेश्चन कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एयर टू सरफेस वार करने वाली यहां पर मिसाइल आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है ये। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से कई बार मैच करने के लिए आ जाते हैं। नाम दे देंगे कई सारी मिसाइल के आप लोगों को और पूछेंगे कहां पर ये वार कर सकती है। तो रुद्रम जो है वो एयर से सरफेस पर मार करने वाली मिसाइल है, जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहां पर डेवलप की गई है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और आप लोगों को बता दूं यहां पर, देखिए अगर कोई भी सैटेलाइट वगैरह हमारी कंट्री में लॉन्च किया जाता है, ठीक है, तो उसका मतलब यह है कि हमारी कंट्री में सैटेलाइट में जो नॉर्मली काम करती है वो काम करता है इसरो, यानी कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। पर लेकिन जब मिसाइल के बारे में हम लोग बात करते हैं तो ये एक तरीके से डिफेंस के बारे में बात की जा रही है, हमारी कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बात की जा रही है। तो उन सब चीजों से रिलेटेड अगर हम लोग बात करेंगे तो डीआरडीओ यहां पर पिक्चर में आती है, तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। तो इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी इंहेंस होगी और जो एनिमी है उसके ऊपर कहीं ना कहीं हम लोग दबाव बना पाएंगे अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम के थ्रू। तो ये काम करेगा यहां पर रुद्रम, ठीक है। तो रुद्रम का नाम याद रखना। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में बात की जा रही है। हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा यहां पर एक ट्रिब्यूट पे किया गया, जो हमारी कंट्री के लीडर थे, नाम था नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख की बर्थ एनिवर्सरी पर यहां पर ये चीजें देखने को मिली, ठीक है। तो यहां पर काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे ये, सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल लीडर भी थे हमारी कंट्री में, जिनका टाइम ड्यूरेशन 1916 से लेके 2010 तक, यानी कि पूरे 100 साल कंप्लीट करने वाले थे। पर थोड़ी सी कसर रह गई, 94 की एज में इनकी डेथ हुई। तो इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट यहां पर किया गया। पद्म विभूषण भी इनको मिल चुका है और भारत रत्न मिला है 2019 में। 2019 में जो भारत रत्न मिला है इनको, एक तो थे यहां पर कौन कौन पर्सनैलिटी थे, एक थे हमारी कंट्री के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी जी, ठीक है, तो यहां पर इनको दिया गया नानाजी देशमुख जी को, और एक और पर्सनैलिटी थे भूपेन हजारिका, ठीक है। तो इनके नाम भी आप लोग याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बन सकता है। इनको रिसेंटली अभी जो लेटेस्ट भारत रत्न हमारी कंट्री में दिया गया, इन 3 पर्सनैलिटी को यहां पर भारत रत्न दिया गया। सबसे ऊपर जो आता है वो भारत रत्न आता है, दूसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलता है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर पद्म भूषण, चौथे नंबर पर पद्म श्री। तो ये हमारी कंट्री के जो सिविलियन फील्ड में दिए जाने वाले हाईएस्ट अवार्ड हैं, तो घटते हुए क्रम में यहां पर आप लोगों के सामने हैं। तो इनके बारे में क्वेश्चन बने तो कंफ्यूज नहीं होना है। नोबेल प्राइज के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। तो देखिए इस तरीके से अगर रेगुलर आप लोग लेक्चर सुनते हैं ना, तो कई सारी चीजें ऐसी है जो बार बार आप लोगों की रिपीट होती रहेगी और लंबे समय तक आप लोग याद रख पाएंगे। इसीलिए बोला जाता है अगर आप लोग रेगुलर लेक्चर सुनते हैं तो एग्जाम में रिवीजन करने में इतनी आसानी रहेगी, कंफर्टेबल फील करेंगे। तो लेक्चर छूटना नहीं चाहिए, ये चीजें आप लोगों को गांठ बांध लेनी है, वरना फिर प्रॉब्लम आप लोगों को झेलनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो नहीं कहते कि अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाई करनी तो अच्छे बच्चे की तरह पढ़ाई करनी है, ठीक है, वरना पिटाई हो जाएगी, डंडा लेके आया करूंगा वरना कल से फिर, ओके। तो बात क्या की जा रही है थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर अभी यहाँ पर बात की जा रही है जो ब्रिटिश जो यहाँ पर अभी ये जो साइंटिस्ट हैं, एक तरीके से फिजिस्ट हैं, इनके द्वारा अभी इनको नोबेल प्राइज मिला। तो नोबेल प्राइज जो दिया गया इनको, वो ब्लैक होल के ऊपर रिसर्च करने के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया। नाम था डॉक्टर रोजर पेनरोज। तो रोजर पेनरोज जो थे, इनके द्वारा जो स्टडी की गई है, वो स्टडी जो रखी हुई थी वो किसी के कंधे पर रखी हुई थी। तो किसके कंधे पर रखी हुई थी, तो कोलकाता के एक साइंटिस्ट है हमारी कंट्री के, जिनका नाम है अमल कुमार राय चौधरी, ठीक है। तो इनके द्वारा यहां पर एक रिसर्च स्टडी की गई थी। तो उनकी रिसर्च स्टडी के बेस पर इनके द्वारा अपनी स्टडी की गई है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, कंफ्यूजन में कभी आप लोग आगे चलकर आ जाओ। देखिए नोबेल प्राइज जो है ना, कभी भी पोस्टुमसली नहीं दिया जाता है, यानी कि पर्सन मान लीजिए आज की डेट में कोई अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है, तो कभी भी ये मरने के बाद नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा, वरना अब तक महात्मा गांधी जी को मिल चुका होता, ठीक है। तो ये बात जरूर याद रखिएगा आप लोग। राय चौधरी इक्वेशन जो है इन जनरल रिलेटिविटी, तो यहां पर ये ड्राइव की गई थी यहां पर राय चौधरी के द्वारा। तो उसी के ऊपर यहां पर ये इनका जो बेसिकली स्टडी टिकी हुई थी, और कहीं ना कहीं जो इन दोनों का बेस था वो था न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो आप लोगों को पता है, अगर जैसे जैसे आप लोगों ने सुना है कि अगर किसी चीज में वेट है, ठीक है, तो वो नीचे गिरेगी, अगर किसी चीज में वेट है और एनर्जी है तो वो आप लोगों को नीचे गिरती हुई नजर आएगी, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपनी तरफ को खींचता है, ठीक है। जैसे एप्पल के बारे में हम लोग बात करते हैं कि न्यूटन के सर पर एप्पल आकर गिरा तो उसको पता चला कि यार ये ऐसा नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, पेड़ से टूटकर। तो ऐसा अगर कोई सोचता है तो कहीं ना कहीं वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में सोच रहा है। स्टार्टिंग में तो लोगों ने बोला होगा कि भैया बेवकूफ है, एप्पल गिरेगा तो नीचे आएगा, इसमें कौन सा जादू है। पर लेकिन उस बंदे ने थोड़ा सा डिफरेंट सोचा, और देखो आज के डेट में दुनिया को क्या देके चला गया। 2020 में भी उनकी थ्योरी के ऊपर बेस आज भी नोबेल प्राइज मिल रहे हैं लोगों को। तो जितनी आज के डेट में आप लोग चीजें देखते हैं बहुत लार्ज स्केल पर न्यूटन की
थोड़ी पर यहाँ पर टिकी हुई है। तो इस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट सोचने वाले इंसान को स्टार्टिंग में बेवकूफ माना जाता है, फिर आगे चलकर जब लोगों को समझ में आती है तो फिर चीजें आगे बढ़ती हैं। जैसे आप लोगों को हिस्ट्री का उदाहरण दो, इसके चलते एक मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मोहम्मद बिन तुगलक उस टाइम पर वो काम करके चला गया जो आज की डेट में हम लोग कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा लिखा एक तरीके से बेवकूफ बोला जाता था। उसका रीजन ये था क्योंकि वो उस टाइम पर वो काम कर रहा था जिस टाइम पर लोगों को वो चीजें समझ में नहीं आती थी। यानी कि अगर आप लोगों के टाइम से थोड़ा सा आगे चलोगे ना, आप लोगों को हमेशा लोग पागल बताएंगे, क्योंकि उनका मेंटल लेवल जो है उस चीज को समझने का नहीं होता है। टोकन करेंसी इसके द्वारा स्टार्ट की गई। आज की डेट में हम लोग टोकन करेंसी यूज करते हैं, ठीक है। उस टाइम पर टोकन करेंसी नहीं हुआ करती थी, पर उसने सोचा कि यार देखो सोना चांदी ज्यादा है नहीं है, ज्यादा कम खर्च होंगे, तो टोकन करेंसी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसी चीजें उसके द्वारा स्टार्ट की गई, पर लेकिन उस टाइम पर बेवकूफ बताया गया क्योंकि उसका इंप्लीमेंटेशन वो ढंग से नहीं कर पाया बंदा, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ये चीजें कहां पर बोल के चले गए न्यूटन, और आज के डेट में हम लोग इनको चीजों को फॉलो कर रहे हैं। तो राय चौधरी जो है उन्हीं ने यहां पर जो न्यूटन की थ्योरी थी उसको आगे कंटिन्यू करते हुए उसके बिहेवियर को समझा, और उसी पर आगे चलते हुए इनके द्वारा फिर अपना जो ब्लैक होल की स्टडी की गई, जिनको ये नोबेल प्राइज अब की बार मिला है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट वे में हमको नोबेल प्राइज नहीं मिला है, आप लोग नोबेल प्राइज का बेस हमारी कंट्री में खोज सकते हो, और इस तरीके क्वेश्चन एग्जाम में बनने के चांस बड़े ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट हो गए यहाँ पर ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, याद रखना कि जो इनकी इक्वेशन थी ना थोड़ी जनरल रिलेटिविटी, तो ये इनके द्वारा दी गई थी, तो जिसके बेस पर नोबेल प्राइज आगे यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर ये बात की जा रही है साई के बारे में। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक एसओपी को बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो ये हाई परफॉर्मेंस के लिए जो एथलीट है हमारी कंट्री में, खासकर जो टेस्ट पॉजिटिव पाए गए कोविड-19 के लिए, वो करंटली ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर उनको कैसे मॉनिटर किया जाए और कैसे ध्यान रखा जाए उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो एक तरीके से यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं ये जो पॉजिटिव पाए जाने वाले खिलाड़ी हैं उनको तैयार करने की कोशिश की जा रही है ताकि उनकी हेल्थ को भी ध्यान में रखा जा सके। तो एसओपी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। यहाँ पर पहली कैटेगरी में जो है जो पॉजिटिव है और जो एसिम्प्टोमिक है, यानी कि एक तरीके से सिम्टम नहीं पाए जा रहे हैं, तो उनके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहां उनको रिजोल्व किया जाएगा विद इन 10 डेज। जो कोविड-19 पॉजिटिव है, प्रोलॉन्ग कोर्स चल रहा है, रीजनल या फिर यहां पर एक तरीके सिस्टमेटिक सिम्टम जिसके अंदर पाए जा रहे हैं मोर देन 10 डेज, तो यहां पर देखने को मिलेगा। तो रिक्वायरमेंट है उनकी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, और कोविड-19 जो पॉजिटिव और सिम्टम्स हैं ड्यूरिंग जो यहां पर बेसिकली आप लोगों को जो रिकवरी पीरियड देखने को मिलता है उसके बारे में बात की जाती है। तो एक उस कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, यानी कि किन खिलाड़ियों को ग्राउंड पर रखा जाएगा, किन को हॉस्पिटल में पहुंचाया जाएगा, किन को ज्यादा केयर की जरूरत है उसको चेक किया जाएगा, क्योंकि उसके चलते फिर लोगों को आगे लेकर चला जाएगा। तो ये काम कौन कर रहा है, ये सारा काम कर रहा है हमारी कंट्री में स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको साई के नाम से आप लोग जानते हैं। तो हमारी कंट्री में काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है, खासकर जब गेम के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अच्छा, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है जरा बताइए तो इसके बारे में। नेक्स्ट ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग बोल सकते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में आप लोगों से बन जाएगा। बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। ये मिनिस्ट्री मिलकर नीति आयोग के साथ में ऑर्गेनाइज करा रही है ग्लोबल वर्चुअल समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ग्लोबल वर्चुअल समिट यानी कि वर्चुअली होता है कि कोई आएगा जाएगा कहीं नहीं, अपने घर बैठे ही सबमिट करेंगे ऑनलाइन। तो ये देखने को मिल रही है जिसका नाम है RAISE, ठीक है, राइस 2020। इसका क्या मतलब है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। आप लोगों ने शायद सुना होगा, आई थिंक सुना भी होगा, हो भी सकता है ना सुनो। अभी रिसेंटली एक डिबेट डिस्कशन हुआ था, किसके बीच में, इलोन मस्क के बीच में और इसी के साथ में जैक के बीच में। जैक मा, ठीक है, जो अलीबाबा के फाउंडर हैं। तो इन दोनों के बीच में एक डिस्कशन हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो इलोन मस्क जो थे उन्होंने अपना कंसर्न दिखाया कि देखो यार आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लेवल पर डेवलप हो जाए कि वो इंसानों के कंट्रोल से बाहर चले जाए। जैसे रजनीकांत की आप लोगों ने मूवी देखी हो ना, रोबोट में जो चिट्टी है रजनीकांत की पावर से बाहर चला जाता है। तो अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है कि मशीन जो है अपने आप को इतना इंपावर कर लेती है कि वो अपने आप को अपने आप ही ठीक करने लगे, इंसानों की जरूरत न रहे, तो कल को चलकर वो अपने जैसे कई सारे रोबोट बना लेंगे, तो इंसानों को धरती पर रहना मुश्किल किया जा सकता है, इंसानों का अस्तित्व जो है धरती से खत्म किया जा सकता है अगर मशीन जो है वो इस लेवल पर आ जाए। तो इसलिए इलोन मस्क ने बोला कि कम से कम कुछ ऐसा हम लोगों को करना पड़ेगा ताकि जो यहां पर ये मशीन है वो कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, पर लेकिन वो इंसानों के कंट्रोल में रहे। तो वो डिस्कशन मैंने सुना था, तो काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन था। हालांकि वो एक अलग डायरेक्शन में चला गया था, पर लेकिन फिर भी कई सारी चीजें वहां से जानने को मिली। तो ये जरूरी है कि इस तरह की लिमिटेशन हमारे पास में होनी चाहिए। जैसे आप लोगों ने देखा जीन कटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोगों ने बात की, तो जीन कटिंग टेक्नोलॉजी में एक मैन्युफैक्चर्ड बेबी के बारे में हम लोगों ने बात की कि कैसा बच्चा चाहिए, बाल ऐसे होने चाहिए, उसका कलर ऐसा होना चाहिए, हाइट ऐसी होनी चाहिए, उसका सोचने समझने की पावर ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पूरा जो बॉडी है बेबी की वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं।
क्या ये सही होगा? क्या ये एक तरीके से नेचुरल होगा? तो ये सही तरीका नहीं है, एक तरीके से नेचर के साथ में छेड़छाड़ करने वाली बात हो जाती है। बीमार अगर कोई हो जाता है पैदा करने के बाद में, तो एक अलग बात है कि उसको सही कर लो भैया जीन कटिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू, पर लेकिन नेचुरली आप लोग इस तरीके से अगर बेबी बनाओगे तो कैसे काम चलेगा? तो इसी के चलते उसके ऊपर भी रोक लगाई गई, ताकि ये एक तरीके से इंसानों का अस्तित्व बचा रहे, उसके साथ में छेड़खानी न की जाए, ठीक है, वरना नुकसानदेह काफी हो जाती है। तो इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है, सोशल इंपावरमेंट के लिए यूज करना है यहां पर। तो अक्टूबर में भी समिट देखने को मिली, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। तो ये जो 2020 की समिट थी वो फर्स्ट अपने ही तरीके की समिट थी, जो यहाँ पर बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो काम करने वाले लोग हैं उनके विजन को बेसिकली डिस्कस करने की कोशिश कर रहे थे, रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करने की कोशिश की जा रही थी। ऑर्गेनाइज किसके द्वारा की गई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नीति आयोग के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। पार्टिसिपेंट कौन थे यहाँ पर? ग्लोबल इंडस्ट्री लीडर थे अलग अलग कंट्री से, इसी के साथ में की जो मार्केट प्लेयर है इस फील्ड में, गवर्नमेंट जो रिप्रेजेंटेटिव थे, और जो एकेडमी या जो इस फील्ड में काम करते हैं वो पर्टिकुलर पर्सनैलिटी थे। इंडस्ट्री के द्वारा प्रेडिक्ट किया गया है कि आने वाले टाइम में लगभग ये यहां पर 957 बिलियन के करीब यहां पर आने वाले टाइम में 2035 तक यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहां पर एक तरीके से रोल प्ले कर सकती है। यानी कि आने वाले टाइम में आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग गाड़ी भी बनाते हैं तो सारी मशीन वहां पर काम करती है, ठीक है। कोई पैकेजिंग इंडस्ट्री में आप लोग जाएंगे, सारा काम मशीन के द्वारा किया जाता है। तो मशीन जो है वो काफी लार्ज स्केल पर आगे निकल कर आ रही है। तो इसके चलते समझना चाहिए कि किस हद तक आगे आने वाले टाइम में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर सकते हैं। तो यूज करना है, मिसयूज नहीं होने देना है उसका। इंपॉर्टेंट न्यूज है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। ये एक रेयर जो फूल है उसके बारे में बात की जाती है जिसका नाम है ब्रह्म कमल, ठीक है। तो ब्रह्म कमल जो है यहाँ पर ये एक अकेला लौता ऐसा फूल है जो माना जाता है कि जब सूर्य छुप जाता है, यानी कि सनसेट के बाद में ये आप लोगों को खिलता हुआ नजर आते हैं, ठीक है। और जस्ट वंस ए ईयर, यानी कि साल में ये एक बार खिलता है। तो ये जो है बेसिकली जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो हिमालयन वाला रीजन है उत्तराखंड में, वहां पर ये आप लोगों को नजर आएगा। अगर बात करूं आप लोगों से यहाँ पर ब्रह्म कमला के बारे में, तो इसका नाम जो रखा गया है गॉड ब्रह्मा, उसके नाम पर इसका नाम यहाँ पर रखा गया है। एक तरीके से बोला जाता है कि इनके द्वारा यूनिवर्स क्रिएट किया गया है, तो उन्हीं के नाम पर इसको नाम दिया गया है। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो ये जरा से घंटे में ही कई यहाँ पर जो इंच है, लगभग 8 इंच तक इसका डायमीटर आप लोग को देखने को मिलेगा। इसका ऑफिशियली अगर नाम की बात करें, साइंटिफिक नेम जिसको आप लोग बोलते हैं, तो सुसरिया ओविलिटा, तो ये इसका ऑफिशियल नेम है जो कि आप लोगों के सामने है। जो फूल है यहाँ पर ये मेंशन है कई जगह, जैसे केदारनाथ बद्रीनाथ से रिलेटेड जो भी स्क्रिप्ट है उनमें यहाँ पर इसके बारे में मेंशन किया गया है। ब्रह्म कमल जो है यहाँ पर ये किंग ऑफ हिमालय फ्लोर है, स्टेट फूल है कहां का? उत्तराखंड का। तिब्बतियन मेडिसिन और आयुर्वेदा जो है बेसिकली उसमें हीलिंग प्रॉपर्टी के रूप में इसको जाना जाता है। मतलब क्या है? मतलब ये कि इस पर्टिकुलर रीजन में ये जो फूल है इसको ऐसे देखते हैं जैसे कि ये एक पर्टिकुलर पर्सन का इलाज करने के काम आता है, यानी कि सॉल्यूशन निकालने के काम आता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। इस तरीके क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया रखिएगा। ये सारी हम लोगों ने बात की उत्तराखंड के बारे में। नेक्स्ट न्यूज ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को मैंने डिस्कस की थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात की थी हमारी कंट्री की, तो उसी से रिलेटेड कुछ न्यूज है यहाँ पर जो कि थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का एंगल आप लोग को दिखा रही है। हमारी कंट्री में जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके द्वारा बोला गया है उड़ीसा यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल जो लाया गया है 2020 का, वो गलत है। उड़ीसा असेंबली को उसको वापस लेना चाहिए जो उनके द्वारा पास किया गया है। बिल में बोला गया कि यहां पर जो बिल है वो कंप्लीट कॉन्ट्रडिक्शन है, यानी कि जो अभी हमारी कंट्री में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है उसके जस्ट विपरीत ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी कंट्री में सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिली थी 1968 में लाई गई थी, फिर 1986 में इसको लाया गया, और अभी रिसेंटली यहां पर 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो यहां पर इसके बारे में याद रखिएगा। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू बिल के हिसाब से अगर आप लोग बात करते हैं तो बोला जा रहा है कि जो उसकी सीनेट बॉडी थी, यानी कि जो हाईएस्ट बॉडी थी यूनिवर्सिटी की, उसको रिप्लेस कर दिया गया है स्टेट कंट्रोल सिंडिकेट के द्वारा। यानी कि एक तरीके से अब ये जो यूनिवर्सिटी है ये स्टेट के कंट्रोल में आ गई है, जो कि गलत बात है। यूनिवर्सिटी को ऑटोनॉमी देने की बात की गई है जो हमारी कंट्री में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसके अंदर, तो ये गलत तरीका है। इसी के साथ में नेक्स्ट बोला गया है यहाँ पर मैनिपुलेटिंग, ये मैनिपुलेट कर रहे हैं अपॉइंटमेंट में यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है उसके अंदर भी, वहां पर जो नॉमिनीज है उसमें गवर्नमेंट के जो अपॉइंटी है उनको ठूसा जा रहा है एक तरीके से, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में जो नॉन एकेडमिक जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो उन्हें कैंडिडेट जो एक तरीके से लिमिटेड कैंडिडेचर फॉर ऑफ देयर कमिटमेंट ऑफ, जो एक कमिटी होती है उसमें नॉन एकेडमिक कैंडिडेट के लिए,
तो उसमें भी लिमिटेशन यहां पर लगाई जा रही है। तो इसको मोटे मोटे तौर पर अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो उड़ीसा गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो यहां पर पर्टिकुलर राज्य के अंदर जो यूनिवर्सिटी है उसको कंप्लीटली अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रही है, जो कि एक गलत तरीका है अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से हम लोग बात करते हैं तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी कंट्री में जो एजुकेशन का सिस्टम है उसको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करना चाहती है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लग रही है वो इसकी ये लग रही है, अगर आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं या बीए फर्स्ट ईयर में हैं, आप लोगों को लग रहा है आप लोगों ने गलती कर दी, आप लोग किसी और स्ट्रीम में होना चाहिए था, तो वहीं से ही आप लोग चेंज कर सकते हैं, किसी और स्ट्रीम में जा सकते हैं और आप लोगों को उस पर्टिकुलर ईयर का जो एक साल आप लोगों ने वहां पर यूज किया है, अपना जो भी आप लोगों ने नॉलेज ली है उसका आप लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाएगा ताकि आप लोग इसको आगे यूज कर सको। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर एक तरीके से आप लोग बात बोल सकते हो, यानी कि आगे से आप लोगों का जो साल नॉर्मली लगता था खराब हो गया, अब वो खराब हुआ साल नहीं माना जाएगा, उसका सर्टिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है प्याज के बारे में। आप लोग सब भी यहां पर कोई ना कोई एक तरीके सलाद में या फिर सब्जियों में प्याज आप लोगों ने जरूर खाई होगी, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। जो ये गुलाबी कलर की, जो रोज कलर की जो आप लोगों को यहां पर ये प्याज देखने को मिलती है उसके बारे में बात की जा रही है। तो सबसे पहले तो इनको रोज ओनियन या फिर यहां पर कृष्णापुरम ओनियन के नाम से भी जाना जाता है। और बात की जा रही है बेंगलोर के बारे में, यानी कि जो कर्नाटका के अंदर है कैपिटल, उसके बारे में बात की जा रही है। तो अभी जो रिसेंटली यहां पर बात की जा रही है, ठीक है, तो ये अलाउ करता है 31 मार्च जो है ईयर का, इसके चलते अलाउ कर दिया गया एक्सपोर्ट यहां पर इनका करना। बेंगलोर रोज ओनियन जो है इनको गुलाबी इरुली के नाम से भी यहां पर जाना जाता है लोकल एरिया में, ठीक है। तो जो ओनियन यहां पर उगाई जाती हैं ये बेंगलोर जो के आसपास उगाई जाती हैं, जो कि कर्नाटका के अंदर है। देखिए कई बार आप लोगों ने आसपास वाले एरिया में कई सारी चीजें देखी होंगी। आप लोगों के एरिया में कौन सी फेमस चीज है, आप लोगों ने अगर आप लोगों के एरिया में आसपास आप लोगों ने कई बार जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में सुना होगा, तो कौन सा फेमस ऐसा एरिया है जहां पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में आप लोग बात करते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। जो रोज ओनियन है यहां पर ये बात की जा रही है कि नॉट कल्टीवेटेड इन एनी अदर प्लेस इन इंडिया, यानी कि और कहीं ये कल्टीवेट नहीं की जाती है। नॉर्मली आप लोगों को बेंगलुरु वाले एरिया में, कर्नाटका के आसपास वाले एरिया में देखने को मिल जाती है। इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें तो हायर लेवल ऑफ प्रोटीन, इसी के साथ में फास्फोरस, आयरन और इसी के साथ में यहां पर जो कैरोटीन आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलता है। तो यानी कि कहने का मतलब है कई सारी चीजें यहां पर इसके अंदर कंटेंट रहती है, जो कि एक अच्छी बात देखने को मिलती है। इसी के चलते ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसको दिया गया 2015 में, यानी कि जो ओनियन रोज है, जो रोज ओनियन है उसको 2015 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा यानी कि भौगोलिक संकेत का दर्जा उसको दिया गया। तो बेंगलुरु रोज ओनियन जो है ग्रोवर एसोसिएशन हेडक्वार्टर जो है इसका यह चिक्कबल्लापुर, तो ये एक तरीके से पेटेंट राइट है कल्टीवेट करने के लिए इस वैरायटी का। एक तरीके से आप लोगों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में थोड़ा सा बात करूं तो हमारी कंट्री में सबसे पहले दार्जिलिंग की टी को 2004 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा दिया गया था। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या फिर भौगोलिक संकेतक का मतलब ये होता है कि ये जो चीज है किसी पर्टिकुलर एरिया में उगाई जाती है और उस एरिया की स्पेशलिटी है, यानी कि इसके अलावा और कहीं अगर आप लोगों को इसके नाम पर कोई गलत चीज मिलती है तो उसके ऊपर विश्वास न करें। जैसे कि आप लोगों को बोलो आगरा का पेठा, ठीक है, तो आप लोग बोलेंगे यार आगरा में यहाँ पर पेठा फेमस है। बनारस की साड़ी के बारे में आप लोगों से बात की जाए अगर इस तरीके से, ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर्टिकुलर एरिया में काफी चीजें फेमस है। तो इस तरीके से अगर उसको जीआई टैग का दर्जा दे दिया जाता है तो उसका बेसिक पर्पज ये भी होता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में उनको जान सके कि हाँ ऐसी कोई चीज इस पर्टिकुलर एरिया की फेमस है। आप लोगों ने देखा हो कभी की बोलते हैं मथुरा जाओ तो यार मथुरा का पेड़ा लेके आना, ठीक है, तो यही चीजें यहाँ पर बेसिकली समझाने की कोशिश की जा रही है। ओके, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज जो आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आ रही है, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। उन्होंने हमारी कंट्री में जो बेसिकली वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट जो हाईवे टनल है उसको लॉन्च किया गया जिसका नाम है अटल टनल, ठीक है। तो अटल टनल यहां पर क्या रोल प्ले करने वाला है, सबसे पहले तो ये काफी बड़ा टूरिस्ट एरिया है जहां पर ये टनल लॉन्च किया गया है। आप लोगों ने देखा होगा मनाली में कई सारे लोग जो है घूमने जाते हैं, तो मनाली से यहां पर लाहौल स्पीति जो वैली है उसको यहां पर थ्रू आउट द ईयर कनेक्ट किया जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने अब तक सुना होगा कि 6 महीने यहां पर कट रहता था, ये 6 महीने आप लोग यहां पर जा पाते थे और 6 महीने यहां पर बंद रहता था जो भारी बर्फबारी की वजह से। पर लेकिन अब ये चीजें यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। तो एक टनल बनाया जा रहा है, टनल का मतलब होता है सुरंग, यानी कि एक गुफा बनाई जा रही है जिसमें से होते हुए आप लोग एंट्री कर पाएंगे। तो ये जो टनल यहां पर बनाया जा रहा है, ठीक है, तो इसके बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो बोला जा रहा है कि अल्ट्रा मॉडर्न जो स्पेसिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी पीर पंजाल रेंज और हिमालय जो एल्टीट्यूड लगभग यहां पर 3000 मीटर्स के करीब आप लोगों को नजर आएगा या फिर 10,000 फीट के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा।
तो ये मीन जो सी लेवल से इसकी ऊंचाई बताई जा रही है बेसिकली, ठीक है। जो टनल है वो यहां पर रिड्यूस करेगा लगभग 46 किलोमीटर, जो मनाली से लेह तक की जो डिस्टेंस हुआ करती थी लगभग 4 से 5 घंटे की यहां पर एक तरीके से इसमें कमी देखने को मिलेगी। देखिए पहाड़ी वाला एरिया है, ज्यादा तेज यहां पर चलन जाता है, आराम आराम से चीजें निकल कर जाती हैं, तो इसीलिए यहां पर ये लगभग जो डिस्टेंस है उतने टाइम में कवर की जाती है, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में कवर किया जा सकेगा। अटल टनल जो है ये एक तरीके से ये लाइफ लाइन बनने जा रहा है लार्ज पार्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश, खासकर जो कि हिमाचल प्रदेश एज वेल एज जो न्यू यूनियन टेरिटरी बनी है अभी लद्दाख और लेह वाला रीजन जो है, लेह लद्दाख वाला रीजन, तो उसको यहां पर हिमाचल प्रदेश के साथ में जो कनेक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो ये एक अच्छा रीजन आप लोगों को नजर आएगा। तो ये हो गया यहां पर लद्दाख वाला रीजन, लेह वाला रीजन, और ये हो गया हिमाचल प्रदेश वाला रीजन। तो इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कोई ऐसा बने तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसके बारे में आइडिया आप लोगों को जरूर क्लियर होना चाहिए। ओके, इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है बेसिकली एक पर्टिकुलर जो जीव जंतु आप लोग बोल सकते हैं, जिनावर बोल सकते हैं, या फिर जो भी आप लोग इसको शब्द दें, बेसिकली यहां पर इसको शब्द दिया गया है ये मर्डर हॉर्नेट। ये क्या है, अगर आप लोग यहां पर ये पिक्चर देखिए तो इसमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि जब कोई इस तरीके से एग से कोई ऐसा कोई बच्चे टाइप का, जिसको कैटरपिलर आप लोग बोलते हैं, ये निकलता है और फिर कोई ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है, तो यहां तक तो जो ये रहता है, यहां तक तो ये काफी ज्यादा मतलब इसके अंदर जहर रहता है, पर लेकिन जैसे सिचुएशन आगे बढ़ती है, ये फाइनल वर्जन जब इसका निकल के चलता है, उसके अंदर का जहर जो होता है वो खत्म हो जाता है। इनके स्टार्टिंग में चीज जहरीली होती है, पर लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती हैं, प्रोग्रेस होती है, तो वो चीजें, उसका जहर जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो ऐसा ही यहां पर देखने को मिल रहा है। यहां पर ये बेसिकली कहां पर एशियन जायंट हॉर्नेट बोला गया इसको, ये सिचुएशन देखने को मिली वर्जीनिया जो यूएसए का स्टेट है उसमें, यहां पर ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर ये सिचुएशन निकल कर आई। तो उसी के ऊपर स्टडी की जा रही है, जिसके चलते यहां पर ये पता चल रहा है कि कितना खतरनाक हो सकता है, पर लेकिन आगे चलते चलते जैसे उसकी लाइफ आगे बढ़ती है, जो उसके अंदर जो जहरीलापन है वो कहीं ना कहीं यहां पर खत्म हो जा रहा है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मुर्गी का अंडा होता है, तो मुर्गी के अंडे में से जब यहां पर बच्चा बाहर निकलता है, तो इसका मतलब यह है कि अब उसमें कोई जहर नहीं रहा है। जैसे यहां पर बोला गया कि जैसे यहां पर मेटामॉर्फोसिस प्रोसीजर से आगे चीजें चलती हैं, इसका मतलब होता है बायोलॉजिकल प्रोसीजर, जिसमें जब एनिमल है वो फिजिकली डेवलप हो जाता है आफ्टर बर्थ या फिर हैचिंग, यानी कि एक तरीके से अंडे का टूटकर बाहर निकलना, तो उसके बाद में फिजिकली जब डेवलप हो जाते हैं, तो इसमें अंदर जो जहर था वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये सिचुएशन देखने को मिल रही है, पर स्टार्टिंग में जो इसके फर वगैरह होते हैं उसमें से आप लोग बोल सकते हैं कि काफी लार्ज स्केल पर इसको जहर माना जाता है, तो फिर आगे आगे चीजें जो है वो खत्म हो जाती है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में यहां पर बोला जा रहा है कि ये काफी एक तरीके से पॉइजन इसमें माना जा रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत रहती है अगर कोई ऐसी चीजें। देखिए अवेयरनेस ना बहुत बड़ा पॉइंट होता है, अगर लोगों को किसी चीज के बारे में अवेयरनेस है तो कहीं ना कहीं उनकी जान बचाई जा सकती है। बाढ़ आने वाली है, पता है कि बाढ़ आने वाली है, तो बहुत सारे लोगों को सीधे से हटाया जा सकता है, पर लेकिन पता है बाढ़ आने वाली है, किसी को उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, बाढ़ आएगी सब कुछ बहा कर ले जाएगी, तो दुनिया भर का नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी अवेयरनेस फैलाना काफी ज्यादा जरूरी है, तो इसी के बारे में हल्का सा आप लोग याद रख सकते हैं। हर एक इंसान को कुछ ना कुछ रखने का शौक होता है। कुछ ऐसी न्यूज है यहाँ पर, एक पर्टिकुलर शब्द आप लोगों से जो एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, बात की जा रही है फिलाटेली। फिलाटेली जो होता है एक तरीके का यहाँ पर ये पोस्टेज जो स्टैंप होते हैं या फिर कुछ भी ऐसी इससे रिलेटेड जो हिस्ट्री है उसको इकट्ठा करना, कलेक्शन करना, एक तरीके से उसके ऊपर स्टडी करना, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है, जो डाक टिकट वगैरह होते हैं उसको स्टडी करना, इकट्ठा करना, इसको फिलाटेली बोलते हैं। अभी इंडियन पोस्ट के द्वारा यहां पर लॉन्च किया गया स्टाम्पेड मास्क ऑन फिलाटेली, यानी कि जो मास्क है उसके ऊपर आप लोगों को यहां पर स्टाम्प वगैरह छपा हुआ मिलेगा। तो 13 अक्टूबर को यहां पर ये चीजें देखने को मिली, तो इसी के चलते यहां पर कहीं ना कहीं इन सब चीजों के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है, ताकि जो लोग हैं इन सब चीजों को आगे देख सके, समझ सके, हाँ ऐसी भी कोई चीजें होती हैं। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस फैलाने के लिए कई सारी ऐसे स्टेप उठाए जाते हैं। तो नेशनल फिलाटेली म्यूजियम जो है वो इनोग्रेट किया गया था 1968 में न्यू दिल्ली के अंदर। तो ये जो है बेसिकली कलेक्शन जो इंक्लूडिंग स्टाम्प, जो फर्स्ट स्टाम्प इशू किया गया था हमारी कंट्री में, ये यहाँ पर सिंधक डाक, तो सिंधक डाक के द्वारा 1854 में इसको इशू किया गया था बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट में यहाँ पर ये चीजें देखने को मिली थी, यानी कि पहले से ही जो चीजें चली हुई आ रही है। देखिए यहाँ पर ये चीजें क्यों इकट्ठा की जाती हैं, आप लोगों ने देखा होगा कई सारे म्यूजियम में कई सारी चीजें इकट्ठा करके रखी जाती है। तो बेसिक पर्पज ये रहता है कि आज की जनरेशन तो समझ जाएगी इसको कि हाँ ये चीजें हुआ करती हैं, आगे आने वाली जनरेशन कैसे इनको देखेगी, समझेगी। बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं आज के में जिनकी पिक्चर ही आने वाली जनरेशन बस देख पाएगी, ये सारे खत्म हो जाएंगे, तब तक आने वाली जनरेशन उस लेवल पर पहुंचेगी। यानी कि जो चीजें हैं, जिस तरीके से इंसान की जो लाइफ चल रही है आज के में, इंसान जो है सबसे खतरनाक और सबसे जहरीला प्राणी हो गया है।
आज की डेट में कोई भी उसके सामने किसी भी तरीका जीव जंतु के ना हो, कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, कितना ही बड़ा हो, विशाल काय हो, जहरीला हो, वो उसको कंट्रोल कर लेता है। इंसान सबसे ज्यादा जहरीला हो गया आज की डेट में। तो ये सारी चीजें इसलिए खत्म होती जा रही है क्योंकि नेचर के साथ में अपने आप को बैलेंस बनाकर नहीं चल रहा है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और जहां पर भी एक चीज दूसरी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, फिर वहां कोई ना कोई विस्फोट जरूर होता है। तो आने वाले टाइम में भी कुछ ऐसा ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीजें धरती पे से ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं, आने वाले टाइम में और सारी चीजें खत्म होती नजर आएगी। तो यही एक पर्पज रहता है कि यहां पर चीजों को थोड़ा सा सही डायरेक्शन में लगाकर चला जाए। इंपॉर्टेंट न्यूज है, कई बार आप लोगों से कुछ ऐसी न्यूज पूछ ली जाती है, और अब की बार जैसे आप लोगों ने एग्जाम देखा होगा, चाहे यूपीएससी की बात कर लीजिए, यूपी पीसीएस की बात कर लीजिए, पेपर आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो जरूर देखेगा। कंडीशन ये देखने को मिलती है कि कुछ ऐसी चीजें आप लोगों के सामने आती है कि फैक्चुअल न्यूज पर भी फोकस दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आप लोगों से पूछ रहे हैं कौन से पार्ट में, तो ये पार्ट 15 में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। पार्ट 15 में इसके बारे में बात की जाती है। आर्टिकल जो है यहाँ पर 324 से लेकर ये 329 तक आप लोगों को इनके बारे में जानने को मिलेगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में एक संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन सबके इलेक्शन कंडक्ट कराती है, और इसी के साथ में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंडक्ट कराती है। तो ये हमारी कंट्री में स्टेब्लिश किया गया था 25 जनवरी, जो कि हमारी कंट्री में एक डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा डे है वो आप लोग बताइए, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। तो कौन सा डे है, और 1950 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। तो हमारी कंट्री में इलेक्शन कैसे होते हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहां पर डिसाइड करता है, ठीक है। तो अगर बात करें थोड़ी सी और बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो था हमारी कंट्री में 1989 तक आप लोगों को यहां पर ये सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी, पर इसके बाद में इसको मल्टी मेंबर बॉडी कर दिया गया। मल्टी मेंबर बॉडी कर दिया गया तो इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ हुआ होगा। जी हाँ, बिल्कुल हुआ। ये ड्यूरेशन वो था जिसमें 18, पहले 21 साल हुआ करती थी वोटिंग एज, उसको घटाकर 18 साल कर दिया। तो बहुत सारी जनता यहां पर वोटिंग एज की कैटेगरी में आ गई। तो उसके चलते यहां पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनको भी बढ़ाया गया थोड़ा सा कि आगे चलकर यार ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। तो ये हमारी कंट्री में पूरा प्रोसीजर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में होता है। इसी के साथ में इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह बोली गई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा रिलैक्स किया गया पब्लिक नोटिस टाइम पीरियड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन टाइम ड्यूरेशन होता है वो यहां पर अभी रिसेंटली रिलैक्स इसको किया गया है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी किसके अंडर होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है। तो ये सेक्शन 29A 1951 जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट है, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में आरपीए बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, ये 1951 जो है ये बात करता है पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, उनके कैंडिडेट होना है, ये खर्चा करना है कैंडिडेट का, वो सब चीजें। इसी के साथ में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 जो है वो भी आप लोग याद रखिएगा। जो 1950 वाला एक्ट है ये बेसिकली यहां पर बात करता है जनता के बारे में, ठीक है, जनता की वोटर लिस्ट के बारे में, वो सब चीजें जो होती हैं, ये सब चीजें यानी कि जो वोटर होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो 1950 वाला वोटर के बारे में बात करता है, 1951 वाला वो पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहां पर जो बोला जा रहा है कि अगर आज के डेट में कोई पार्टी अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहती है तो इलेक्शन कमीशन को यहां पर सबमिट करना है एप्लीकेशन, जो कमीशन को विद इन 30 डेज, ठीक है। दो डेट ऑफ जो यहां पर एक तरीके से जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से बात की जा रही है। ये चीजें आप लोगों से नहीं पूछेगा, पर इस तरह की चीजें आप लोगों से जरूर पूछ ली जाती हैं। आर्टिकल 324 में यहां पर मेंशन किए गए संविधान में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो पावर होती है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कराना, ठीक है। तो ये आप लोगों से जरूर पूछा जाएगा। तो इस तरीके से इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। और अगर पूछे कि इलेक्शन कमीशन को अगर एक बार इंप्लीमेंट कर दिया कि उसको रिमूव कैसे किया जाता है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट या फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के जो एक तरीके से जिसको हटाया जाता है, उसी तरीके से यहां पर इसको हटाया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो प्रोसीजर जो है वो आप लोगों को लगभग ऐसा ही देखने को मिलेगा। इंपीचमेंट वर्ड यूज नहीं किया जाता है क्योंकि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए यूज किया जाता है, पर प्रोसीजर ऐसा ही होता है इसको हटाने का। आखिर इतना टफ इंपीचमेंट प्रोसीजर यानी कि हटाने का प्रोसीजर क्यों रखा गया है, उसका रीजन ये है कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर में काम करेगा तो वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंडक्ट नहीं करा पाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, जो बेसिकली यहां पर फॉलो किया जाता है 2/3 जो मेंबर होते हैं टोटल स्ट्रेंथ के दोनों हाउसेस के, ठीक है, तो वो बेसिकली यहां पर यूज किए जाते हैं, उनकी मेजोरिटी यहां पर होनी चाहिए इंपीचमेंट प्रोसीजर के लिए, यानी कि 2/3 प्रेजेंट और वोटिंग यहां पर करे और मोर देन 50% टोटल स्ट्रेंथ जो है हाउस की वो होनी चाहिए, तब यहां पर चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये है इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। आइए अब आगे चलता हूं नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज है यहां पर एक पर्टिकुलर कंट्री के बारे में जिसको बोलते हैं किर्गिस्तान। किर्गिस्तान को अभी आप लोगों को मैप में दिखाऊंगा। किर्गिस्तान में यहां पर अभी काफी लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, क्लैश देखने को मिल रहा है, खासकर जो बिस्केट जो इसकी कैपिटल है उसके अंदर लास्ट वीक यहां पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली। लेकिन नॉर्मली ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब एक तरीके से जो जनता है वो किसी न किसी प्रॉब्लम हो, तो तब आप लोगों का इस सिचुएशन यहां पर नजर आएगी। किर्गिस्तान को एक बार मैप में भी थोड़ा देख लेते हैं ताकि आप लोग इसको समझ पाए कि एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है। ये हो गई अपनी प्यारी कंट्री। यहां से अगर आप लोग ऊपर आएंगे तो ये आप लोग किर्गिस्तान देखने को मिलेगा।
थोड़ा जूम कर लेते हैं, आप लोग इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये हो गया किर्गिस्तान, ये हो गई बिश्केक इसकी कैपिटल। तो यहां पर ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो पॉलिटिकल क्राइसिस है यहां पर, तो वर्स्ट पॉलिटिकल क्राइसिस यहां पर देखने को मिल रहा है। तो किर्गिस्तान जो है यहां पर एज ए यहां पर इसको किरहिजा, तो ये एक तरीके से इसको किरहिजा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री क्या होती है, चारों तरफ से लैंड से बॉर्डर है, जो बॉर्डर देखने को मिलते हैं। तो बॉर्डर क्या है यहां पर, ये कजाकिस्तान, चाइना, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। यानी कि अगर आप लोग यहां पर देखिए तो आसपास में जो कंट्री होंगी उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर इधर आप लोग देखिए, इधर चाइना हो गया, ठीक है, तजाकिस्तान हो गया, ऊपर कजाकिस्तान हो गया। तो इस तरीके से ये कंट्री है यहां पर, जो यहां पर कजाकिस्तान, चाइना, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये इसके साथ में बॉर्डर टच करती है। सेकंड स्मॉलेस्ट है ऑफ 5 जो सेंट्रल एशियन है उनमें से। इसी के साथ में जो कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी बिश्केक है यहां पर। इसी के साथ में जो माउंटेन रीजन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों से पूछा जा सकते हैं। जहां कोई रीजन न्यूज में होता है तो उसका फिजिकल यानी कि ज्योग्राफिकल उसकी चीजें आप लोगों से पूछ ली जाती हैं। तो थियानशान करके यहां पर माउंटेन रेंज है, जो 80% यहां पर कंट्री का कवर करती है, जो यहां पर किर्गिस्तान का, और इसको स्विट्जरलैंड ऑफ सेंट्रल एशिया भी बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई एरिया न्यूज में है, तो जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर वाला न्यूज में था, ठीक है, तो आप लोगों से सियाचिन ग्लेशियर वो सब चीजें पूछ ली गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछ जाएंगे पर्टिकुलर एरिया के फिजिकल चीजों के ऊपर। आप लोगों से वहां पर ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल चीजें ही पूछी जाएंगी। तो ये कंफ्यूजन माइंड में नहीं रखना है, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, जिसको NCSTC आप लोग बोलते हैं। ये एक डिवीजन है डिपार्टमेंट ऑफ जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर इसको कंट्रोल किया जाता है। इसके द्वारा अवार्ड की बात की जा रही है यहां पर स्पेशल सेरेमनी के थ्रू 28 फरवरी, तो नेशनल साइंस डे जो है एवरी ईयर ये बनाया जाता है। तो अवार्ड यहां पर प्रेजेंट किए जाएंगे। तो कैटेगरी कौन कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो एक तो कैटेगरी इनके द्वारा रखी गई यहां पर आउटस्टैंडिंग एफर्ट इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, उनको यहां पर अवार्ड दिया जाएगा। तो ये एक कैटेगरी जो है इसमें 5 लाख अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। अगर बात करें आगे यहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन थ्रू प्रिंट मीडिया इंक्लूडिंग बुक एंड मैगजीन, जो दूसरा बोला गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉपुलराइजेशन किया जा रहा है अमंग चिल्ड्रन, अगर कोई ऐसा काम कर रहा है, ट्रांसलेट किया जा रहा है पॉपुलर साइंस टेक्नोलॉजी लिटरेचर वगैरह, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन थ्रू इनोवेटिव एंड द ट्रेडिशन मेथड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। तो ये टोटल मिलाकर जो बात के 5 हैं, इनमें 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो एक तरीके से मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो क्या रीजन है ये सब करने का, ताकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसको हमारी कंट्री में बढ़ावा दिया जा सके। और कहीं ना कहीं जो आज के डेट में आप लोग देखते हैं ना कि बच्चा जो है किस फील्ड में काम कर रहा है, को साइंस के फील्ड में जाना है नहीं जाना है, खासकर लड़कियों को तो बोलते हैं कि होम साइंस ले लो, साइंस लेकर क्या करोगी। तो ये सारी एक तरीके से नजरिया को चेंज करना, इसी को ध्यान में रखते हुए जो केमिस्ट्री का प्राइज अब की बार नोबेल प्राइज दिया गया है, 2 लड़कियों को दिया गया है। यहां पर एक भी मेल नहीं है, और फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिल रहा है कि कंप्लीट फीमेल टीम को ये नोबेल प्राइज दिया गया है। तो उसके पीछे बेसिकली यही है कि एक रीजन, ताकि जो लड़के हैं उनको इस लेवल पर लाया जा सके कि हाँ वो भी यहां पर साइंस के फील्ड में काम अच्छे से कर सकती हैं, ठीक है। तो ये है एक तरीका यहां पर साइंस को बढ़ावा देने का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज है यहां पर ये बात की जा रही है, यूनियन कैबिनेट के द्वारा अभी अप्रूव किया गया है STARS स्टार्स, ठीक है, STARS। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। तो यहां पर ये प्रोजेक्ट जो है यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये प्रोजेक्ट सपोर्ट किया जाता है। तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन यानी कि बचपन में जो बच्चों का एजुकेशन दी जाती है, और फाउंडेशन जो लर्निंग रहती है उसको कैसे बढ़ाना है, एंटरप्रेन्योर स्किल कैसे डेवलप करनी है, और स्किल डेवलपमेंट कैसे यहां पर बढ़ाना है, यानी कि बिजनेसमैन भी बनाना है और स्किल डेवलपमेंट भी। तो सारी चीजें, एजुकेशन भी, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है, जो निशांक जी के अंडर में है। अगर बात करें यहाँ पर आज की डेट में यहाँ पर जो स्टेट है जो खासकर डेवलपिंग और इंप्लीमेंट और इवेल्यूएशन यहाँ पर कर रहे हैं, वो डायरेक्ट लिंक है इसके साथ में, ताकि एजुकेशन के आउटकम को बढ़ाया जा सके। और यहाँ पर ये 5,718 करोड़ रुपए ये खर्च किए जा रहे हैं फाइनेंशियल सपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो 500 मिलियन के करीब $US यहां पर देखने को मिल रहे हैं अमाउंटिंग, अगर वर्ल्ड बैंक की सपोर्ट के बारे में बात करें तो। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों से कई बार कंफ्यूजन में डाल देती है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, दूसरी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो होती है जहां पर सारा पैसा जो होता है वो सेंटर के द्वारा दिया जाता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में सारा पैसा सेंटर देगा, पर लेकिन सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम में आधा पैसा यहां पर, आधा क्या मतलब एक तरीके का एक रेशो रहता है। जैसे मान लीजिए 25% सेंटर ने दे दिया, 70% स्टेट से ले ले, या फिर 70% स्टेट ने दे दिया, वो सेंटर ने दिया 25% सेंटर से ले ले।
ठीक है, स्टेट से ले ले, मतलब एक तरीके से रेशियो रहता है। तो यहां पर 25 का भी रहता है, 70 और 25 का भी देखने को मिल जाता है आप लोगों को, ठीक है, 70 और 30 का भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है, इसी के साथ में 50-50 का भी देखने को मिल जाता है। तो बेसिक पर्पज ये रहता है कि मिलकर काम करेंगे दोनों। तो यहां पर उस टाइम पर ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम आ जाती है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि स्पॉन्सर कर रहे हैं इसको चीज को, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड लिटरेसी के अंदर यहां पर ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अभी जो यहां पर कवर किया जा रहा है ये हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला और उड़ीसा। तो इन राज्यों को यहां पर कवर किया जा रहा है, टोटल 6 राज्यों को। अब केरला यहां पर राज्य रखा गया है जहां पर एजुकेशन लेवल ऑलरेडी काफी अच्छा है। तो ये थोड़ा सा एक तरीके से क्वेश्चन के फॉर्म में आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है। आप लोग सोचेंगे केरला में क्या जरूरत है एजुकेशन की, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में यहां पर बन सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखेगा। और वर्ल्ड बैंक यहां पर काम कर रहा है मिलकर, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हो जाता है। इंपॉर्टेंट न्यूज है, छोटी सी न्यूज है पर लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो आप लोगों के सामने यहां पर बात की जा रही है गोवा राज्य के बारे में। गोवा क्योंकि एक छोटा सा राज्य हमारी कंट्री में, अगर मैप में आप लोग देखेगा तो ये हो गया गोवा की लोकेशन, यहां हो गया महाराष्ट्र और यहां हो गया कर्नाटक। तो गोवा जो है हमारी कंट्री में, वहां पर क्या चीजें देखने को मिल रही है। गोवा में बात की जा रही है कि फर्स्ट हर घर जल स्टेट। तो यह जो स्कीम थी इसके तहत गोवा पहला राज्य मिल गया है जहां पर सब जगह हर एक घर में जो पानी है, कनेक्शन वाटर जो है, टोटी का पानी यहां पर पहुंचा दिया गया है। तो टेप वाटर कनेक्शन जो है वो यहां पर 2,30,000 हाउस होल्ड जो रूरल एरिया में है उन तक पहुंचाया गया है। तो स्टेट के द्वारा यहां पर आज के डेट में ये पहला राज्य हमारी कंट्री बन गया है जिसके तहत यहां पर ये सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है। मॉनिटर भी किया जा रहा है प्रॉपर वे में कि फंक्शन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो सेंसर बेस्ड सर्विस डिलीवरी सर्विस आप लोगों को देखने को मिल रही है। आखिर कहां से निकल कर आया, तो जल शक्ति एक तरीके से मंत्रालय हमारी कंट्री में बनाया गया था। टोटल मिला के 1592 क्रिटिकल और इसी के साथ में ओवर एक्सप्लॉइटेड जो ब्लॉक है कंट्री के अंदर, जल शक्ति अभियान के तहत उनको काउंट किया गया कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि यहां पर पानी की अवेलेबिलिटी न रहे, तो उनको पानी प्रोवाइड कराना है। तो इंश्योर करने के लिए घर जल, यानी कि एक तरीके से हर घर जल टू ऑल रूरल हाउस होल्ड एक टारगेट है यहां पर 2024 तक का, कि जितने भी गांव में हाउस होल्ड है उनके सबके, यानी कि गांव वाले घर हैं जिनमें, उनमें सब में जो पानी पहुंचाना है टोटी का, अगर कल को पानी नहीं मिलता है तो कम से कम उनको अवेलेबल कराया जा सके सप्लाई के थ्रू। तो इस तरीके से यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप की जा रही है, ठीक है। और यहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बात करते हैं कि पानी जो है वर्षा का उसको कैसे यहां पर सेव करना है, और वाटर मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटी जो आप लोग यहां पर देखने को मिल रही है ये इसके थ्रू यहां पर की जाती है। तो काफी इंपॉर्टेंट है हर घर जल के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। तो इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट न्यूज है।